तो आज की पॉडकास्ट हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आईपीएल से स्टार्ट करेंगे। विल टॉक अबाउट कैसे पंजाब ने चेन्नई को फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम धोया है। एंड कोई आम बात नहीं, उनके घर पे जाके चेपॉक पे जाके उनको धोया है। देन विल टॉक अबाउट कैसे एसआरएच 1 रन से राजस्थान रॉयल्स से जीत के एक नई लीज ऑफ लाइफ लेके आई है एंड प्लेऑफ की रेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस मैच में। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिगार्ड्स टू द इंडिया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, वो भी हमें पता चलेगा इस मैच के थ्रू। देन वील कवर लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस केकेआर, इस मैच का जो कि वीकेंड को होने वाला है। एक डिटेल प्रीव्यू निकालना है हम लोगों को। प्लेइंग 11s, टॉस एंड कंडीशंस, हेड टू हेड की बैटल सब डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली यूसीएल में कैसे डॉर्टमुंड ने पीएसजी को अपने घर पे धोया है। 1 गोल की लीड ली है, बट व्हाट डज दिस मीन फॉर द सेकेंड लेग, कैसे वो गोल स्कोर करा, मैच के इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिटेल रिव्यू इसका भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो विल स्टार्ट विद सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स। एंड ये मैच मैं प्रे कर रहा था कि भाई कुछ हो जाए, पंजाब जीत जाए, ताकि प्लेऑफ की रेस थोड़ी इंटरेस्टिंग तो हुई, प्लस केके का थोड़ा फायदा भी हो जाता उसमें। एंड भाई देखो, मैंने मैच से जस्ट पहले ये रिकॉर्ड देखा था कि पंजाब पिछले 4 बार से लगातार हराते हुए आ रही है सीएसके को। एंड बहुत ही अनबिलीवेबल साउंड कर रहा था, बिकॉज विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू पंजाब, चेन्नई एक सीरियल विनर टीम है एंड पंजाब हम सभी जानते हैं 10 साल से क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही प्लेऑफ्स के लिए। एंड टू थिंक ये 5वीं बार लगातार हो सकता है, मुझे लग रहा था कि यार आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच मे बी, बट वो थोड़ा सा एक दिल के अंदर एक विश थी कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया मिरेकल होगा। एंड मिरेकल इज एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज बहुत ही कन्विंसिंगली हरा दिया चेन्नई को। अब इसमें चेन्नई का भी थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि वर दे इवन एट देयर ए गेम, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है, उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे। बट टू स्टार्ट विद द टॉस डायरेक्टली, देखो भाई पिच को हम लोग जब देखते हैं, एक्सपर्ट सब वहाँ पे पिच रिपोर्ट पे बोल रहे थे कि यार देखो एक नई विकेट है, इसमें अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे वो रेड क्ले जो होता है ना, रेड क्ले सॉइल, वो हमें देखने को मिलने वाला था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लोग कह रहे थे कि यार ऑल दो इट कैन ब्रेक डाउन, बट बहुत ही हार्ड लग रही थी विकेट, नॉक करके देख रहे थे वो लोग। एंड सो दे सेट कि भाई हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, ड्यू भी पड़ेगी, तो 200-250 रन मान के चलो, बढ़िया बनने वाले हैं यहाँ पे। एंड ऑल दो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरा उस वक्त थोड़ा सा डूबियस सा नेचर था कि यार ये पिच का कलर देख कर ही लग रहा है कि ये वो वाली पिच है जो कि यूजुअली टेस्ट मैचेस में यूज़ होती है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 220-240 रन बनने वाले हैं, मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा था सुन के। एंड नॉट टू माई सरप्राइज एटलीस्ट ऐसा ही निकल के आता है, बिकॉज इट वॉज नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम। इनफैक्ट सम पीपल वुड आर्ग्यू कि दिस वॉज वन ऑफ दोज पिचेस जो कि बॉलर्स को ज़्यादा एड कर रही थी, एटलीस्ट इस आईपीएल के बेंचमार्क्स के हिसाब से। एंड सो टीम्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। इनफैक्ट वो सेम टीम के साथ गए थे, बट पथिराना, देश पांडे, ये दोनों, पथिराना को कि निगल हो रखा है एंड देश पांडे अपेरेंटली अनवेल फील कर रहे थे, तो इन दोनों को हटा दिया गया था और इनकी जगह पे शार्दुल ठाकुर स्टार्ट कर रहे थे एंड ग्लीसन आ गए थे एज अ रिप्लेसमेंट फॉर पथिराना। समीर रिजवी को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ करा गया था। अब वो क्या मजबूरी थी या फिर पहले से ही प्लान था, वो तो भगवान ही जाने। बट पंजाब टॉस जीत के चेस करती है यहाँ पे, ऋतुराज गायकवाड जेन्युइनली अपसेट लग रहा था भाई। एंड ही ऑल्सो मैंशन हाउ हम लोग का मन तो चेस करने का ही था, बट गिवन माई लक इन दिस IPL विद द टॉस, मेरे ड्रेसिंग रूम में सब प्लेयर्स पहले से ही तैयार थे कि बैटिंग ही आने वाली पहले, क्योंकि हम टॉस हारने वाले। एंड इट इज़ अ लिटिल फनी एंड सैड साइड टू सी एज वेल कि यार ऋतुराज गायकवाड बेचारा इतना हेल्पलेस फील कर रहा है अपने लक के साथ। बट नॉनदलेस हम लोग सीधा फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं। एंड टू स्टार्ट विद 55 रन बनते हैं फॉर नो लॉस, 0 विकेट्स इन द पावर प्ले। अब देखो सुनने में ये बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। एंड अगर 55 रन आप 55-60 रन मार रहे हो तो कोई कंप्लेंट्स होनी भी नहीं चाहिए एज सच। बट इन माय ओपिनियन गायकवाड और रहाणे का पेयर वर्क नहीं कर रहा। इसमें भी अगर इफ यू नोटिस तो ये लास्ट ओवर में पावर प्ले के ना रहाणे ने कॉम्पनसेट कर दिया था बहुत हद तक, वरना इससे पहले के 5 ओवरों में रन रेट जो है 7-8 का ही चल रहा था। एंड रहाणे की खुद की स्ट्राइक रेट भी 100-120 के बीच में चल रही थी। आई पर्सनली फील कि एक एक्सप्लोसिव बैटर तो कम से कम होना चाहिए मॉडर्न T20s में। आइडियल सिनेरियो हमेशा होगा कि दोनों साइड से एक्सप्लोसिव बैट्समैन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल SRH हो गई या फिर KKR हो गई, या फिर यू कुड इवन आर्ग्यू मुंबई इंडियंस हो गई। तो यहाँ पे गायकवाड को अगर अपने शेल के बाहर निकल के खेलना पड़ रहा है एज एन अग्रेसर,
आई थिंक इससे बेटर यही है कि रचिन रविंद्र को वापस लेके आना चाहिए, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है, स्पेशली डैरेन मिचेल को जिस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, अभी जो धोनी ने भी वो काम करा उसकी बात करेंगे आगे जाके। आई थिंक रचिन रविंद्र शुड बी द ओपनिंग कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड फॉर द रिमेनिंग 4-5 मैचेस जितने भी बचे हुए हैं, बिकॉज वैसे भी मैचेस रिसेंटली आप जीत रहे हो नहीं रचिन रविंद्र के बिना, पिछले 4 में से 3 मैचेस आप हार ही चुके हो, एंड अब बहुत ही ट्रिकी स्पॉट आ गया। आई थिंक यहाँ से टॉप 2 में आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है CSK का, बट टॉप 4 में अगर जगह बनानी है तो आई थिंक ये 2-3 की चेंजेस करने चाहिए। एंड सो 55 रन आते हैं, एंड गायकवाड एंड रहाणे डिसेंट स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। अर्शदीप भाई साहब से यहाँ पे 2 ओवर कराए जाते हैं। मुझे मतलब देखो इस पॉडकास्ट में ये थीम होने वाला है कि जितने भी लोग T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं ना, सबकी गंदी परफॉर्मेंस आ रही है। सिर्फ जायसवाल को आप शायद एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो, बाकी हर किसी की परफॉर्मेंस गंदी रही है। And I could not explain to myself how this guy has been selected over Sandeep Sharma or Natarajan, or even Avesh Khan, who is in the reserves. The only reason that explains is कि उसने पहले एक वर्ल्ड कप खेला हुआ है, वो टीम इंडिया के साथ इतने टाइम से रहा है, तो वो कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं उसके साथ। बट भाई ही हैज़ नॉट बीन इम्प्रेसिव। डेथ ओवर्स में तो इम्प्रेसिव नहीं था पहले से ही, बट अब पावर प्ले में भी इतनी गंदी बॉलिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड से फेंक रहे हो क्या। मैं बहुत सिंपल डम डाउन करके बता रहा हूँ आपको ताकि हर कोई रिलेट कर पाए। मतलब स्लो डिलीवरीज के नाम पे इतना स्लो कि बैट्समैन पूरा बैकफुट पे वेट करके डिसाइड कर रहा है उसे कौन से गैप में मारना है। हाउ कैन यू बी सो प्रिडिक्टेबल। तो आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। बट रिगार्डलेस मूविंग फॉरवर्ड, जब अगले 4 ओवर होते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 रन आते हैं, और आई थिंक यहाँ से गेम पंजाब ने चेंज करा और काइंड ऑफ किल भी कर दिया था। ये वो फेज होगा जो कि एक मैच टर्निंग पॉइंट जिसको आप कहते हो ना, कि किस एग्जैक्टली मोमेंट पे पंजाब के फेवर में गेम गया। बिकॉज 55 रन मारना पावर प्ले में विदाउट एनी लॉस, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट अ गुड जॉब ऑन पेपर एटलीस्ट। बट अगर आप अगले 4 ओवरों में 24 बॉलों में सिर्फ 16 रन मार रहे हो, मैं 1 सेकेंड आई वुड से, मैंने ये KKR के लिए कहा था जब चेपॉक में मैच हुआ था, और KKR का भी इसी तरीके का पैटर्न था कि पावर प्ले में स्टार्ट डिसेंट था, फिर एकदम से डिप कर गए थे 6 से 10 ओवर के बीच में। मैंने तब भी कहा था KKR के लिए एज अ KKR फैन कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसके लिए, और आज मैं चेन्नई के लिए भी कहूँगा, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ ऑफ द पिच। 6ठे ओवर के बाद एकदम से पिच इतनी खराब नहीं हो जाती है कि आप खेल ही ना पाओ, जबकि 6ठे ओवर में ही सबसे ज़्यादा रन आए थे पावर प्ले के, उसके अगली बॉल से एकदम से पिच खराब हो गई। ये मतलब साइंस का भी कोई लॉजिक नहीं लग सकता इस बात पे। तो आई थिंक यहाँ पे बैट्समैन की इनकॉम्पिटेंसी थोड़ी बहुत तो हमें दिखी है, प्लस 3 विकेट भी गिर जाते हैं, तो दैट ऑल्सो डज नॉट हेल्प द केस। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। ब्रार जो है, हरप्रीत ब्रार, जो कि बहुत ही अंडररेटेड शाउट रहे हैं, मुझे लगता है ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मर्स एज फार एज द स्पिनर्स आर कंसर्न्ड इन दिस IPL। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की शाउट्स आओ या फिर ये क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रही है, बट आई थिंक ही हैज़ डन इनफ टू गेन सम रिस्पेक्ट ऑफ द फैंस एट द बेयर मिनिमम। मुझे लगता है इतना अच्छा तो उन्होंने करके दिया है। 2 विकेट निकालते हैं इस फेज में, एंड राहुल चहर भी 1 विकेट निकाल लेते हैं जडेजा का। हरप्रीत ब्रार और राहुल चहर ने जितनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है ना, दीज 2 वर द स्टैंड आउट प्लेयर्स हु इंश्योर्ड कि पंजाबी मैच जीतने वाली है। हरप्रीत ब्रार ने तो ऑन द ट्रॉट 4 ओवर लगातार फेंक दिए थे, अपना पूरा स्पेल एक ही बारी में ख़त्म कर दिया। एंड इसके बाद हम देखते हैं फर्स्टली, एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक कि चेन्नई को मैं इतना ब्लेम नहीं करना चाहता इस लॉस के लिए। 1 डाउन पे दुबे आता है, 2 डाउन पे जडेजा आता है, कोई लॉजिक है इस बात का। आई थिंक इट वॉज प्रिटी क्लियर एंड आई रिस्पेक्ट चेन्नई फॉर दिस। ऑन अ लाइटर नोट, दिस कुड वेरी वेल बी ट्रू बाय द वे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है चेन्नई ने रिस्पेक्ट करा है इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के सिलेक्शंस को, और कहा है यार हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें गेम टाइम देंगे। ये लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, दुबे और जडेजा, इनको गेम टाइम दो, इनको तैयारी करने दो वर्ल्ड कप की। टाइटल तो चलो आते जाते रहेंगे IPL के, 5 हैं ऑलरेडी। एंड अगर ये सच है, सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं और किसी तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि क्यों दुबे को 1 डाउन भेजा है, क्यों जडेजा को नंबर 4 पे भेजा है, क्यों दुबे से 1 ओवर भी करा दिया है। कई लोग कहेंगे स्पिनर्स थे इसलिए प्रॉब्ली दुबे को भेजा हुआ है, बट आई डिसएग्री। ये हमने बहुत मैचेस में देखा है कि स्पिनर्स, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, कि वो 6 से 10 ओवर के बीच में 2 स्पिनर्स यूज़ करते हैं, और भी ऐसी टीम्स हैं, तब तो नहीं भेजते दुबे को ऊपर। नंबर 3 पे तो रेयरली भेजा जाता है, ऊपर से ऊपर नंबर 4 पे भेज देते हैं। तो जडेजा दुबे साथ में ही क्यों ऊपर आ जाए। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि कुछ ना कुछ इसका लेना देना तो है,
कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, एंड दोनों ही जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो कुछ खास प्रिपरेशन हो भी नहीं पाई. एज आई सेड, हर कोई बंदा जो कि वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ है सबके बुरा दिन ही गया, मतलब ये पिछले 1-2 दिन सबके लिए बुरे गए. रिगार्डलेस अगले 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर के बीच की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 31 रन आते हैं. इट इज़ अ मच बिगर इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस फेज, बट इट इज स्टिल नॉट गुड इनफ. और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? देखो 3 ही विकेट गिरे हुए हैं आपके, 15 ओवर के बाद 102 रन बन चुके थे और 3 ही विकेट गिरे थे, मतलब कि 10 से 15 ओवर के बीच में एक भी विकेट नहीं गिरा आपका. एंड अगर आप आखिरी के 5 ओवर के लिए 7 विकेट बचा के रख रहे हो तो आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि हमें विकेट गिर रहे थे इसलिए एंकर की तरह खेलना पड़ रहा था. वो बहाना अब नहीं है. तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेट करके देख पाए सीएसके से एक अच्छा टोटल खड़ा करते हुए? आई थिंक समीर रिजवी बहुत ज़्यादा अपने शेल के अंदर चला गया था यार. एंड वंस अगेन यू कांट रियली जज हिम बिकॉज पहला सीजन है आईपीएल का, कितने ही मैचेस खेला है. बट आई फील कि एटलीस्ट अगर गायकवाड पूरी इनिंग्स खेलने की सोच रहा है, जो कि उस सेंस में समझ में आता भी है, बिकॉज अगर वो आउट हो जाता फिर प्रॉब्लम आ जाती. 4 विकेट गिर गए होते हैं और कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन होता नहीं ज़्यादा. तो इट मेक सेंस कि एटलीस्ट दूसरे एंड से जो बैट्समैन आ रहा है वो तो एक्सेलरेट करके दिखाए. एंड समीर रिजवी वहीं पे मात खा गया. एंड फिर आई थिंक गायकवाड के ऊपर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ गई कि मुझे एक्सेलरेट भी मेरे को ही करना है और एंकर भी मेरे को ही बनना है. एंड उसका फॉर्म इतना अच्छा है कि उसने वो दोनों चीज़ें काइंड ऑफ पुल ऑफ भी कर ली. 50 मारता है व्हेन ही वाज नियरिंग हिज 50, उसके बाद से एकदम से एक्सेलरेट कर गया था, काफ़ी अच्छा वो. और समीर रिजवी की इनिंग्स को मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो चुभने लग गई है. इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, 6 से 15 ओवर, ये जो 9 ओवर थे बीच के, जिसको मिडिल फेस कहा जाता है, इसमें 0 चौके आए, 0 चौके 0 छक्के. सिर्फ वाइड का चौका आया था हर्षद पटेल से, वरना कोई बैट से कोई चौका छक्का आया ही नहीं है. तो तुम ये तो मेरे को देख के आंखों में ये कह ही नहीं सकते कि पिच कितनी भी खराब हो, लेकिन ये बहाना कोई नहीं कि एक भी चौका नहीं आ रहा. इतनी पिच कोई भी खराब नहीं होती है. तो क्लियरली बैटिंग में कुछ ना कुछ सीएसके लैक कर रही थी आज के मैच में, ये फैक्ट है. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हरप्रीत बार के 4 ओवर खत्म हो चुके थे. राहुल चहर ने भी 3 ओवर डाल दिए थे. आई थिंक एक ही ओवर बचा था उसका, जो कि उसने अल्टीमेटली सेकंड लास्ट ओवर फेंका, वो भी मास्टर स्ट्रोक था एक. रबाडा ने भी अच्छी बॉलिंग करी इस फेस के अंदर. ओनली हर्षद पटेल जिन्होंने एक ही ओवर डाला था उसमें उनकी पिटाई हो गई बहुत ज़्यादा. लास्ट 5 ओवरों में पर 60 रन और ऐड हो जाते हैं. ठीक है, 60 रन और ऐड होता है, जिसके चलते हुए 162 इनका टोटल होता है. 163 का टारगेट मिलता है. 4 विकेट यहाँ पे और लूज भी कर जाते हैं ये लोग. इसमें ये 60 रन आए हैं ना, ये मेजरली क्यों आए? बिकॉज गायकवाड ने सैम करन के एक ओवर में 20 रन मार दिए थे, 1-2 छक्के लगा दिए थे एंड 50 भी कंप्लीट कर ली थी. अगर उस ओवर को हटा दो तो बहुत ज़्यादा खास कुछ करा नहीं है चेन्नई ने किसी भी ओवर में. बाकी 4 ओवरों में मिलाकर भी 40 रन कह रहा हूँ मैं, 40 रन, हाँ 40 रन ही है. सो आई नो सुनने में 10 रन पर ओवर अच्छा लग रहा है, बट आज के स्टैंडर्ड से हम सब जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती है. एंड दिस वंस अगेन शोज कि भाई हाँ, विकेट गिरेंगे तो कैसे रन भी मारेंगे. इनफैक्ट गायकवाड अल्टीमेटली आउट भी हो जाता है तो धोनी हमारे आ जाते हैं, डैरेल मिचेल बाद में क्रीज पे आ जाते हैं. एंड फिर धोनी ने जो हरकत करी उसके डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से. एनी धोनी फैन हु डिफेंड्स दैट, जब जिनको नहीं पता, धोनी ने बॉल को यू कुड मतलब पुश करा था आउटफील्ड की तरफ एंड डैरेल मिचेल नॉन स्ट्राइक एंड पे था. एक क्लियर सिंगल था. और क्लियर सिंगल में क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज डैरेल मिचेल धोनी के एंड तक गया और वापस भी आ गया, 2 रन भाग गया वो, और धोनी ने रन ही नहीं भागा. तो आप मुझे ये कह रहे हो कि उसमें सिंगल नहीं था? तो आई थिंक दैट इज़ वेरी डिल्यूजनल टू से. एंड इफ एनीबडी जस्टिफाइज व्हाट धोनी डिड, तो फिर तुम अंधभक्त हो भाई. ये चाहे धोनी हो, चाहे सचिन हो, चाहे कोहली हो, चाहे रोहित हो, कोई भी हो, एनी फैन बेस, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता. दिस इज नेवर अ गुड साइड टू सी. मैं समझ सकता हूँ अगर धोनी ऐसा करता है, अगर दूसरे एंड पे कोई बॉलर होता तो, बट डैरेल मिचेल पे अगर आपने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि वो इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी टीम में है, तो फिर अपने वर्ड पे टिको ना, अपनी बात पे पलट क्यों रहे हो? तो आई थिंक दैट वाज टोटली नॉट डन. That is never a good sight to see, even if it is Dhoni, and nobody should defend that. Everybody should be calling this out. I don't care if मतलब कोई बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, कोई भी होता, तो ये गलत काम तो गलत ही होता है. And regardless, not that it made a big difference anyway, but just to put out, I think ऐसे actions they are never a good example for budding cricketers and anybody else. दीपक चहर सेकेंड लास्ट ओवर डालता है, एंड दीपक चहर ने सेकेंड लास्ट ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए और मोइन अली का विकेट भी लिया. मुझे नहीं पता सैम करन कितना केपेबल है एज अ कैप्टन, बट ये क्योंकि पुल ऑफ हुआ है इस मास्टर स्ट्रोक के लिए उसको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए. बहुत बड़ा गट्सी कॉल था राहुल चहर से
बीइंग अ लेग स्पिनर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मोइन अली के सामने बॉलिंग कराना और सिर्फ 3 रन दिए उसने। मतलब राहुल चेहर की तो तारीफ होनी ही चाहिए, इतनी अच्छी बॉलिंग करके दी, बट ऑल्सो टू द कैप्टन कि उसने ट्रस्ट किया राहुल चेहर को ये ओवर देने के लिए। एंड अल्टीमेटली अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर और डाले थे डेथ ओवर्स में, 28 रन दे दिया भाई साहब ने। फुल टॉस से भाई की रुक नहीं रही होती। आई होप ही रिगेन्स हिज फॉर्म एंड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, बिकॉज इंडिया के लिए खेलना है। एंड भाई मतलब तुम्हें पसंद हो अर्शदीप ना हो, लेकिन सब प्रे करो कि वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। रिगार्डलेस हम लोग सेकेंड इनिंग्स पे आते हैं। जब पावर प्ले होता है पंजाब का 52 रन बनते हैं एंड 1 विकेट गिरता है, विच वॉज वंस अगेन CSK से तो बुरा स्टार्ट है ऑन पेपर, बट व्हेन यू नो कि टारगेट इतना कम है तो चेस करते वक्त इट मेक्स सेंस, इसमें कोई इशू नहीं है। राइली रूसो जो है वो शो लीड करते हैं पूरा। द बैड न्यूज़ इज दीपक चहर 2 बॉलर डाल के वापस चले जाते हैं ग्राउंड से बाहर। अपेरेंटली उसकी इंजरी जो है इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। हो सकता है कि वो रिमाइंडर ऑफ द IPL ना भी खेलें, कुछ कंफर्म नहीं है अभी एज ऑफ द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, बट ऐसी न्यूज़ है कि शायद वो बचाओ IPL ना ही खेल पाए। एंड दैट इज़ अ बिग ब्लो फॉर देम, बिकॉज अभी मुस्तफिजुर रहमान आगे जाके नहीं होने वाला है इनके लिए। बाय द वे, जिनको नहीं पता, CSK के लिए मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेगा आगे। अब दीपक चहर मोस्ट लाइकली नहीं होगा। पथीराना का पता नहीं भाई, कभी इंजरी होती कभी नहीं होती, ये वाली इंजरी भी कब तक चलने वाली कोई आइडिया नहीं है। देश पांडे का आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही विल बी बैक, बट दैट इनएविटेबली कॉल्स फॉर यू टू ट्रस्ट मोर ऑन शार्दुल ठाकुर एंड पॉसिबली अनदर अनकैप्ड प्लेयर लाइक अपना देश पांडे, जैसे कि अपना हंगरेकर हो सकता है या फिर मुकेश चौधरी हो सकता है। आपको दोबारा बेसिकली वो इंडियन अनकैप्ड बॉलर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है चेन्नई ऑलरेडी अभी हार रही है। अगर ये इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, पथीराना एंड मुस्तफिजुर रहमान जो कि उनके मेन बॉलर्स हैं डेथ ओवर्स के, वो दोनों ही नहीं हुए, आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लो है ये। आई थिंक मोस्ट अफेक्टेड टीम हो सकती है चेन्नई इंजरीज की वजह से, बहुत बड़ा इशू है ये। एंड इसी के चलते हुए ग्लीसन जो है वो प्रभ सिमरन को आउट कर देते हैं पावर प्ले में। उनके भी 2 ओवर बड़े अच्छे थे, 1-2 ओवर जिन्होंने डाले। मुस्तफिजुर रहमान के भी ओवर्स बड़े अच्छे थे, बस शार्दुल ठाकुर भाई साहब की पिटाई हो गई थी पावर प्ले के अंदर। उसी के चलते हुए जो है ये 50-55 रन बने पंजाब के। नेक्स्ट फेज में जो 6 से 10 ओवर का फेज था, देखो हमने CSK के लिए कहा था कैसे 6 से 10 ओवर के फेज के बीच में वहाँ पे गेम पलटा इन फेवर ऑफ पंजाब। वंस अगेन जब पंजाब बैटिंग करने आई, वंस अगेन 6 से 10 ओवर के फेज में पंजाब ने गेम को सील कर दिया। बिकॉज अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपने पावर प्ले में 50-55 रन खा लिए और टारगेट है ही 160 का, यू वुड होप कि आप मिडिल ओवर्स में जल्दी से क्विक विकेट्स निकाल के दो ताकि पंजाब का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाए। अगर वहाँ पे उल्टा पंजाब ने विकेट ज़्यादा लूज ना करे हुए 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से रन रेट से रन मार दिए, तो गेम तो वहीं पे किल ऑफ हो गया ना। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर 96 रन बन चुके थे, 46 रन आए 24 बॉलों पर अगली। गेम खत्म कर दिया था यहाँ पे, एंड सिर्फ एक ही और विकेट गिरता है। तो पंजाब ने कोई रूम छोड़ा ही नहीं सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स के लिए, पूरा गेम ही यहीं पे निपटा दिया था। इसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ 67 रन रह गए थे 60 बॉल्स के अंदर और 8 विकेट थे हाथ में। तो आई थिंक आधी इनिंग्स होते होते ही चेन्नई ने गेम हार चुकी थी। यहाँ पे दुबे ने एक और बॉलिंग करी थी और उसी को बेस्टो का विकेट मिल गया था। एंड ऑल द बेस्टो ने विकेट थ्रो करा अपना, बट मैं ये जरूर कहूँगा दुबे ने बहुत ही घटिया बॉलिंग करी है भाई। लाइक इफ ही इज सपोज टू बोल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ही हैज़ टू इम्प्रूव अ लॉट। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अभी अर्शदीप की बुराई करी थी, दुबे वॉज नॉट गुड एट ऑल आइदर। ही हैज़ नॉट बीन, मतलब ही इज़ नोवेयर क्लोज टू हार्दिक पांड्या। ही कैन नॉट प्ले एज अ 6th बॉलर। तो अभी बहुत दूर है वो ट्रेन, देखना पड़ेगा। अगले 5 ओवर में 39 रन आते हैं, विच इज स्लो, बट वंस अगेन जब रन रेट इतनी कम है तो क्यों ही मार के खेलेगा आदमी। वैसे भी कौन सा अभी रन रेट अपनी नेट रन रेट बढ़ा के क्वालिफाई कर जाएंगे। सो दे प्लेड सेफ, एक और विकेट लूज करते हैं यहाँ पे। एंड मुस्तफिजुर रहमान एंड ग्लीसन दोनों बड़े इकोनॉमिकल थे इस फेज में, बट जो 39 रन बने हैं थोड़े बहुत, उसमें से भी मेन रन शार्दुल ठाकुर ही लीक करता है वंस अगेन। शार्दुल ठाकुर ऑल दो राइली रूसो को आउट कर देता है फुल टॉस पे, तो भाई साहब का गोल्डन आर्म चलता जा रहा है फॉर सम रीजन। बट लास्ट में फिर यार देखो 1-2 ओवर में गेम खत्म हो जाता है। सैम करन एंड शशांक दे मेरे टू कंफर्टेबल, कोई स्कोप रह नहीं गया था। एंड विद दिस CSK लॉस्ट देयर 3rd गेम इन द लास्ट 4 मैचेस दैट दे हैव प्लेड। दे हैव लॉस्ट 5th कंसेक्यूटिव मैच अगेंस्ट पंजाब एज वेल। और अभी अगला मैच फिर से पंजाब से है और अब तो घर पे भी नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ मस्ट विन गेम फॉर चेन्नई, नो क्वेश्चन आस्क्ड। 10 मैचेस में से 5 हार चुके हैं और 5 जीते हैं। अगले 4 बचे हुए मैचेस में से होपफुली 3 तो जीतने ही चाहिए अगर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि अगर सिर्फ 2 जीतेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। और स्पेशली SRH भी जीत गई है RR से, तो गेम और थोड़ा सा इंटेंस हो गया मिडिल टियर में टेबल के।
सीएसके को अगला मैच तो जीतना ही जीतना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद ज़्यादा इजी मैचेस मिलने नहीं वाले। पंजाब का मैच ऑन पेपर रिलेटिवली ईजियर वालों में से था, एंड वो यही मैच हार रहे हैं, तो फिर आगे इतना आसान होने नहीं वाला। कैन वी सी अ सिनेरियो जहाँ पे चेन्नई क्वालिफाई ना करे इस साल? भाई मैंने सोचा नहीं था आईपीएल शुरू होने से पहले कि मुंबई और चेन्नई में से कोई भी क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस रेयर सीजन्स जहाँ पे हमें दोनों स्टॉलवर्ड्स देखने को ही नहीं मिल रहे। देखते हैं भाई क्या होता है। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, अभी तो ज़्यादा मत सोचो दूर की। आई थिंक अभी प्लेऑफ्स का तो सोचना चाहिए भी नहीं, एंड बस ये सोचो कि हर अगला मैच हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें कि हम अपना बेस्ट लेके आ पाए। इफ़ इन दैट कॉन्सिक्वेंस पार प्ले करूँ प्ले ऑफ आ जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट एम फॉर अ रिस्पेक्टेबल मिड टेबल फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम विच इज़ SRH वर्सेज RR। ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, एंड इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी दैट इंटरेस्टिंग। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने वर्ड पे लिव अप कर पाया, अपनी हाइप पे लिव अप कर पाया ये मैच। ऑल्दो लग नहीं रहा था मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तक कि ये एक्चुअली में हाइप पे लिव अप कर रहा है, बट फिनिश इतनी अच्छी हुई कि क्या ही बात करी जाए। टॉकिंग अबाउट द टॉस, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग कुछ नैरेटिव्स को भी कवर करेंगे। देखो ये विकेट जो थी, वन सेकेंड ऑफ फ्रेश विकेट, यहाँ पे अभी तक एक भी आईपीएल का मैच नहीं हुआ था, बट रिगार्डलेस दिस वॉज अ वेरी गुड बैटिंग विकेट। थोड़ा सा यहाँ पे टर्न हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, स्पेशली अश्विन ने जो बॉलिंग करी है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। अगर कोई SRH का फैन ये सोच रहा है कि हमने 300 रन इसलिए नहीं बनाए यहाँ पे क्योंकि पिच स्लो था, कोई रीज़न नहीं है वैसा। 300 रन तो वैसे भी अनफेयर ही होता है। 250 एटलीस्ट आई वुड से कि 220 ये बनने चाहिए थे यहाँ पे। SRH जेन्युइनली डिड अंडरस्कोर, कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस बात को, और कोई कर भी नहीं सकता है। 200 रन बनाए हैं, बट जैसी विकेट और जैसा फायर पावर है SRH का, दे नो दे डिड अंडरस्कोर। लास्ट के 5 ओवर में इन्होंने ग्रेस सेव कर लिया अपना थोड़ा सा, वरना वो भी नहीं होता, 200 भी क्रॉस नहीं होते। तो पिच का कोई बहाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड सेम गोसो RR एज वेल, कोई पिच का बहाना था नहीं जो कि आप चेस नहीं कर पाए। इनफैक्ट SRH टॉस जीत के बैटिंग पहले करती है, एंड RR कहती है हमें ही पहले बैटिंग करनी थी। एंड दिस हैज़ ओनली वन एक्सप्लेनेशन कि SRH पहले बैटिंग करके ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो SRH ने कहा हमें पहले बैटिंग करनी है, RR ने कहा हमें पहले बैटिंग करनी है, ताकि SRH पहले बैटिंग ना कर पाए। एंड वन सेकेंड, मतलब कंडीशंस के हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता था कि आप पहले बैटिंग करो। दिस वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन, और कुछ भी नहीं था इसका रीज़न। तो इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी कि दोनों टीम्स उस फैक्टर को कि SRH पहले बैटिंग करते वक्त बेटर होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे दैन द पिच इटसेल्फ। ये बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए। यानसेन आ रहे थे मार्करम की जगह पे SRH के लिए, बहुत बड़ा चेंज था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज था, बिकॉज आपने बेसिकली क्या कहा इसके थ्रू कि हमने अपनी लोअर मिडिल ऑर्डर में डेप्थ बढ़ा दी है बैटिंग की, एंड एक तगड़ा बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आ रहे लेफ्ट आर्मर, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरा का पूरा अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पर डिपेंडेंट है। अरे बहुत बड़ा गैम्बल है जो कि मेरे हिसाब से पे ऑफ नहीं हुआ था। नीतीश रेड्डी ने आपको बचा लिया, वरना वो पे ऑफ बिल्कुल नहीं हुआ था। मार्करम ही तो एक बंदा था जो कि क्लासन के साथ थोड़ा बहुत चलता था बीच में, अपार्ट फ्रॉम दी ओपनर्स ऑफ कोर्स। अब आपने उसको हटा के, मतलब मार्करम की जगह आप अनमोल प्रीत को खिला दे, तो आई थिंक इट इज़ अ डाउनग्रेड। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अनमोल प्रीत बेचारा भी खेला भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, मार्करम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, अपनी कंट्री को लीड करता है, तो डेफिनेटली डाउनग्रेड तो है वहाँ से थोड़ा सा। एंड अगर आप उस पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहे हो जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाए अल्टीमेटली, दिस वॉज जेन्युइनली अ वेरी फॉर्चुनेट मैच फॉर SRH कि नीतीश रेड्डी ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेल दी, एंड ये हर बार नहीं होगा। तो आई थिंक ये चेंज सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा इंटाइसिंग लग रहा है, बट कितना काम आएगा आगे जाके सोचना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट SRH कैन स्टिक टू थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको वो मार्करम वाले रोल पे, चाहे मार्करम को वापस लेके आओ चाहे ग्लेन फिलिप्स को लेके आओ, लेकिन एक बैट्समैन जरूरी चाहिए होगा, बिकॉज SRH यही तो प्रॉब्लम रही है। मैं IPL के स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि इनका जो इंडियन बैटिंग कोर है ना, उसमें कोई सुपरस्टार है ही नहीं, कोई सुपरस्टार तो छोड़ो, कोई रिलायबल बंदा भी नहीं है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर। RR की जो टीम थी वो एकदम सेम थी, यहाँ पे कोई चेंजेस थे नहीं। पॉवेल ही खेल रहे थे, बर्गर थे नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। तो जो पहली इनिंग होती है SRH जब पावर प्ले में आती है, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स। सिर्फ और सिर्फ 37 रन बनते हैं 36 बॉल्स पे, और 2 विकेट भी गिर जाते हैं। इससे बेटर स्टार्ट तो और क्या ही हो सकती थी भाई। ट्रैविस हेड का तो पहली बॉल पे कैच छूट गया। 1 सेकेंड, ट्रैविस हेड की नायक रही है इस पूरे IPL में कि पहली बॉल पे कैचेस देने का वो मतलब एक मौका देते हैं, यूजुअली लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे रियान पराग ने सिटर कैच छोड़ दिया पॉइंट पे, वरना ट्रेंट बोल्ट को फिर से पहले ओवर में विकेट मिल जाता, जो कि उनकी एक हॉबी बन चुकी है।
बट रिगार्डलेस इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेंट और अश्विन इन दोनों ने बॉलिंग की ओपनिंग करी थी, ठीक है। अश्विन ने, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, स्पेशली द फर्स्ट 2 ओवर्स जो पावर प्ले में करे उसने, ये जो ओवर जो स्पेल था ना 4 ओवर का अश्विन का इस मैच का, ये उसके इस आईपीएल की बेस्ट परफॉर्मेंस है। मुझे पता विकेट नहीं आए, लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अश्विन इन दिस आईपीएल। जिस तरीके से वो करेज दिखाकर बॉल को फ्लाइट कर रहा था एंड देन मिडिल स्टंप से लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल को अवे टर्न करा रहा था, बीटिंग द ड्रिफ्ट एंगल, भाई दिस वॉज टिपिकल टॉप टियर अश्विन स्टफ। अगर अश्विन ये बॉल घुमा रहा है ना मिडिल स्टंप से बाहर, तो समझ जाओ कि अश्विन का जो प्राइम वाला जो अश्विन होता है ना, वो वाले फ्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ही वॉज ऑन फायर इन द पावर प्ले, मजा आ गया देख के। एंड ट्रेंट बोलर अश्विन ने इतना प्रेशर क्रिएट करा ना ओपनर्स के ऊपर कि उसकी वजह से फिर उसके बाद आवेश और संदीप को एक एक विकेट मिल गया। अगर हम बात करें, हेड जो है ट्रेविस हेड 17 बॉलों पे 18 रन मार के आउट होते हैं, मतलब कह रहा हूँ पावर प्ले में थे। एंड कोई भी अगर वो प्लेयर होता, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे कोई इंडियन प्लेयर हो, तो सब स्ट्राइक रेट की गाली दे रहे होते। वाई इज एनीबडी नॉट कॉलिंग आउट ट्रेविस हेड? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट का इशू है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों का नहीं है। अब मैं तो आज क्रिटिसाइज करूंगा ट्रेविस हेड को भी क्लियरली, कोई मतलब जरा सी अच्छी बॉलिंग क्या हुई आज, अब एक्सपोज हो गया थोड़ा बहुत। एंड मतलब ठीक है, उसकी ये स्किल सेट भी है कि उसने आगे जाके उसको कॉम्पनसेट भी करा कुछ हद तक, बट एट व्हाट कॉस्ट? 50 समथिंग रन एट 40 समथिंग बॉल्स। इमेजिन अगर विराट कोहली ने इनिंग्स खेली होती, कितनी गालियां पड़ रही होती। आई थिंक ट्रेविस हेड शुड बी क्रिटिसाइज टुडे। कोई रीजन नहीं था इतनी देर तक टिक कर इतना स्लो खेलने का, कोई भी रीजन नहीं था। वंस अगेन मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, नीतीश रेड्डी एंड क्लासन ने लास्ट के 5 ओवर में बचा लिया इनको, वरना ट्रेविस हेड तो ले डूबा था। कैसे आगे बोलते हैं, 10 ओवर जब खत्म हो गए थे 75 रन बन गए थे, विकेट और एक भी नहीं गिरता है। यहाँ पे संदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, सिर्फ चहल ने भी पहला ओवर अच्छा डाला था, बस जो एक पिटाई हुई है यहाँ पे जिसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द रन्स बने, वो था चहल का आई थिंक सेकंड ओवर जिसमें उसने 18 रन खा लिए थे। एंड यहाँ पे मैं एक टेक्निकल पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये चीज़ मैंने स्कूल में सीखी थी। एज अ बॉलर जब आप बॉलिंग कर रहे हो, मतलब मैं तो पार्ट टाइमर था, जब भी आप बॉलिंग ऑफ स्पिन या फिर लेग स्पिन कुछ भी कर रहे हो, स्पिन डाल रहे हो बेसिकली, एंड मान लो अगर मैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर हूँ और मैं राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा हूँ, मतलब बॉल टर्न होकर उसके अंदर आ रही है। सिमिलरली चहल हेड को बॉलिंग कर रहा था तो उसके लिए टर्न होकर बॉल अंदर आ रही थी। द सेफेस्ट सेटअप टू स्टॉप रन्स पता क्या होता है? पॉइंट पीछे ले लो, गली को भी थोड़ा पीछे कर दो, अब बोलो बैट्समैन से कट मार के दिखा, कितने कट मारेगा? जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ, एंगल अक्रॉस द बॉडी, बाहर जाते हुए पिच कर रही है मिडिल ऑस्टम के पास एंड पड़ के और बाहर जा रही है, एंड वहाँ से बॉल स्किड कराते रहो एंड बोलो बैट्समैन को कट मारता रहे, देखते हैं कितने कट मारता है। वहाँ से खड़े खड़े उसने बैकफुट पे छक्का मार देगा कवर्स के ऊपर से, तो दैट इज द क्रेडिट ऑफ द बैट्समैन, गुड ऑन यू। बट कट पे तुम कितनी छक्के मार के दिखा दोगे? स्पिनर पे कितनी बार देखते हो तुम? तो ये बहुत ही यूजफुल हैक होता है टू मेक द बैट्समैन कट, वहीं पे बॉल डालते रहो। एंड चहल ने फिर नोटिस जिस ओवर में 18 रन खाए थे उसे स्टार्ट ऐसे ही करा था, ट्रेविस हेड 1-2 बार बीट भी हुआ था, बट फिर 3 बॉलों में जो इतनी घटिया बॉलिंग हुई ना, उसके बाद से पूरा मोमेंटम चेंज हो गया एसआरएच का। जो चहल का वो ओवर था ना, उसके बाद से ऑलमोस्ट हर एक ओवर में बाउंड्री आई है। चहल ने वही छोटी बॉल कट की जगह फेंकने की जगह पे, जब एक लेग स्पिन होता है तो कंट्रोल करना बॉल को वैसे ही मुश्किल होता है, बिकॉज बैक ऑफ द रिस्ट से आप बॉलिंग रिलीज कर रहे होते हो, तो लाइन कंट्रोल नहीं हुई होगी, कट के लिए डालना चाह रहा होगा, वो लाइन थोड़ी लेग स्टंप पे शिफ्ट कर गई, तो बस वो पीछे बैठ के ट्रेविस हेड ने पुल मार दिया, छक्का मार दिया उसका। उसके बाद फिर चहल ने एक फ्लाइट करके बॉल मुंह के नीचे दे दी, तो उसने फ्रंट फुट पे छक्का मार दिया, और वहीं से पूरा गेम खुल गया। बिकॉज उसके बाद अगले 5 ओवर में 56 रन आते हैं। बाय द 15th ओवर 131 रन बन चुके थे और सिर्फ एक और विकेट गिरा था। ट्रेविस हेड अल्टीमेटली आउट होता है, नीतीश रेड्डी क्लासन पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। एंड इसमें भी चहल एक ओवर, मतलब चहल कह रहा हूँ, अश्विन बॉलिंग करने के लिए आता है, बोल्ट बॉलिंग करने के लिए आता है, अपना आवेश खान बॉलिंग करता है। यहाँ पर हर किसी बंदे के ओवर में एटलीस्ट एक छक्का या फिर एक चौका तो मारा है। भले ही ऐसा हो कि एक छक्का मार दो फिर से 2 ही सिंगल लिए ओवर में, तो टोटल रन 8 ही आए, लेकिन बाउंड्री का स्कोप खुल गया, बाउंड्री मारने का कॉन्फिडेंस मिल गया, वो उस ओवर से चेंज हुआ है। आई नो इट इज अनफेयर टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन चहल, मैं बस बता रहा हूँ टर्निंग पॉइंट क्या था बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था,
ट्रैविस हेड आउट कैसे होता है, दूसरे टेक्निकल पॉइंट की बात कर लेते हैं। ट्रैविस हेड जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले वो स्टंप या फिर जो रनआउट जो भी तुम कहते हो फास्ट बॉलर के लिए, वो ऑलरेडी हो चुका था। एंड एनीबडी हु कैन आर्ग्यू ऑन दिस विद मी, भाई आ जाओ कमेंट्स में। ट्रैविस हेड बॉल को मिस करता है, सैमसन पीछे से बड़ी क्लेवरली विकेट्स को टारगेट करके बॉल फेंकता है, विकेट्स पे लग जाती है बॉल। ट्रैविस हेड वाज कॉट नैपिंग, एंड जब जिस मोमेंट पे बॉल हिट करती है स्टंप्स को, बैट हवा में था, क्लियरली हवा में था। थर्ड अंपायर ने इतनी बेवकूफ़ी करी है, एंड प्लीज लेट मी नो, अगर मुझे नहीं पता कि थर्ड अंपायर कौन थे एंड इज ही हैविंग एनी एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस और नॉट। अगर नए अंपायर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे समझ में आता है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बड़े स्टेज पे। बट इफ ही इज एन एक्सपीरियंस्ड अंपायर, ही मस्ट बी फाइंड फॉर दिस, मस्ट बी। अगर प्लेयर्स को फाइन लगता है तो अंपायर्स को फाइन दो। ये स्कूल बॉय चाइल्डिश एरर करा है उसने। पता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जिस फ्रेम पे वो फ्रेम बाय फ्रेम जाता है, सबको पता है, जिस फ्रेम पे बॉल विकेट्स को हिट कर रही थी, भाई साहब ने उस फ्रेम को पॉज कर दिया, और फिर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं बेवकूफों की तरह कि जूम करो जूम करो जूम करो। क्या हो जाएगा जूम करने से? एक फ्रेम पॉज हुआ है, उसमें बैट हवा में दिख रहा है और वो बॉल हिट करी है स्टंप को। अब मैं जूम करके इसमें और क्या डिटेल निकाल लूंगा? भाई साहब सोचे थे कि हम जूम करके पता लगा लेंगे कि बैट ग्राउंड पे टच कर रहा है कि नहीं। एंड ये बेसिक कॉमन सेंस, मैंने अंपायरिंग का कोई कोर्स नहीं करा है, मुझे ये बेसिक कॉमन सेंस पता है क्रिकेट देखकर, कि जब भी आपको पता लगाना हो कि बैट किस मोमेंट पे ग्राउंड हो रहा है, किस मोमेंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है, पता लगाने का सबसे ईजी तरीका पता है क्या है? जो पूरी फुटेज है ना, पूरा प्ले करो, फ्रेम बाय फ्रेम, धीरे धीरे पूरी वीडियो एंड तक प्ले करो। जिस मोमेंट पे बैट और नीचे जाना बंद हो जाए, समझ जाओ कि उस मोमेंट पे वो ग्राउंड को छू चुका है। फिर ग्राउंड को तोड़ के अंदर तो नहीं चला जाएगा ना अर्थ के कोर के पास। बस आपको ये देखना था कि जिस फ्रेम को आपने पॉज करा हुआ है, उसके अगले फ्रेम में बैट और नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस इतनी सी चीज़ देखनी थी, बस इतनी सी चीज़। उन भाई साहब ने ये देखा ही नहीं। एंड ऐसी चीज़ें देखने के बाद कोई भी एवरेज फैन जो कि क्रिकेट को इतना पसंद नहीं करते, इतना इजीली फॉलो नहीं करता, वो मुझसे आके कहेगा कि भाई ये तो फिक्स्ड है, तो मैं मना कैसे करूँ, किस मुंह से मना करूँ? आई डोंट थिंक इट वॉज फिक्स्ड। आई डोंट थिंक इसमें एसआरएच की कोई गलती है, तो राजस्थान रॉयल्स के फैंस एसआरएच को ब्लेम मत करना। आई थिंक ये अंपायरिंग का ब्लंडर था। कॉल आउट द अंपायर, कॉल आउट द करेक्ट गाय, एंड लेट मी नो कमेंट्स में इफ दिस अंपायर हैज प्रायर एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो। इट वाज सो बैड टू सी इतनी चाइल्डिश मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। अगर प्लेयर्स को रिडिक्यूल करा जाता है और अंपायर्स ही करते हैं, तो अंपायर्स को भी रिडिक्यूल करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आरआर के सपोर्ट में बोलूँगा। थैंकफुली उसके जस्ट अगली बॉल पे ट्रैविस हेड आउट हो जाता है, वरना ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती थी अंपायर के हैंड पे, बहुत बड़ी मिस्टेक। इट वॉज क्लियरली आउट, क्लियरली आउट। बैट के नीचे पूरी शैडो दिख रही है भाई। पता नहीं क्या सोच समझ के वो डिसीजन लिया था। रिगार्डलेस, लास्ट के 5 ओवर में बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, बिकॉज अब जो आते हैं तीसरे टेक्निकल पॉइंट पे, क्या आज आरआर ने कैसे एक्सपोज हुई है आरआर, और कैसे प्रूव करा है एसआरएच ने कि आरआर का जो अप्रोच है T20 क्रिकेट को लेके, वो ना ही आउटडेटेड भी है, बट इसीलिए इंडिया के T20 के वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है वो जस्टिफाइड है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स क्यों लिए। सबको पता है आरआर की टेंडेंसी क्या रहती है कि हम 5 बॉलर्स खिलाएंगे और 7 बैट्समैन खिलाएंगे, ठीक है, विद 1 ऑलराउंडर इन बिटवीन बीइंग अश्विन। ये फेज ना टेस्ट मैचेस में बड़ा अच्छा लगता है कि स्पेशलिस्ट को बुलाओ। T20 में आज के ज़माने में डेप्थ चाहिए होती है आपको। आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ नहीं खेल सकते, आप सिर्फ 7 बैट्समैन के साथ नहीं खेल सकते। जिन टीम्स के पास डेप्थ होगी वो आपको खा जाएंगे। एंड आज आरआर ने क्या, मैं हमेशा से कहते हुआ आ रहा था कि क्रंच मोमेंट्स पे चोक करते हुए दिखेंगे। इसी बात पे आरआर के पास इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ना कभी कभी वो इस मिस्टेक को दिखने नहीं देते, बट आज एसआरएच ने चीज़ एक्सपोज कर दी। अगर सिर्फ 5 बॉलर्स थे ना, सिर्फ यही एक रीज़न है कि आखिरी के 5 ओवरों में 70 रन बने। बाय द 15th ओवर एसआरएच का स्कोर 131 था, 20 ओवर के बाद 201 था। 70 रन क्यों बने? पता क्यों बने? हर बॉलर का, 5 बॉलर्स थे, हर बॉलर का 1-1 ओवर बचा हुआ था लास्ट के 5 ओवर के लिए, और सबने 1-1 ओवर फेंका। क्यों फेंका? चहल से क्या जरूरत थी 2 ओवर के बाद और बॉलिंग कराने की? क्योंकि और कोई प्रॉपर बॉलर ही नहीं है टीम में। पराग को और पॉल को ऐसा बॉलर ट्रीट नहीं करते, तो दिमाग में बैठा हुआ कि 5 ही बॉलर से 19 से 4 ओवर करवाने। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज वाई हार्दिक पांड्या फॉर द वर्ल्ड कप इज सो क्रूशियल, बिकॉज आप अगर सिर्फ 5 बॉलर्स पर रिलाई कर रहे हो ना, तो आपके साथ यही होगा नॉकआउट्स में।
जहां टीम कायदे से 160 170 पे रुक जानी चाहिए थी, आपने 200 रन पड़वा दिए क्योंकि आपको चहल से जबरदस्ती बॉलिंग कराई थी जबकि उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था। ये बहुत बड़ा लेसन है और जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन को, आंखें खोल के समझो इस चीज को। मैंने इसको लास्ट पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करा डिटेल में कैसे इंडिया के स्क्वाड में क्या प्लेइंग इलेवन बनेगी, उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट होगा। सीखो इस चीज से, ये एक लेसन है हर उस बंदे के लिए जो कहता है कि सिर्फ 5 बॉलर से काम चल जाएगा T20s में, कभी नहीं चलता। दिस इज नॉट हाउ यू विन टूर्नामेंट्स। मतलब हैट्स ऑफ टू रेड्डी, मुझे तो मजा आ गया देख के बैटिंग। होपफुली इफ ही इज ग्रूम करेक्टली ही कुड बी द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या। उस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रोल पे आ सकते हैं T20s में इंडिया के लिए। एंड क्लासन ने भी एक टिपिकल क्लासन वाली इनिंग्स खेली है, वेरी क्विक फायर 40 समथिंग इन लेस देन 20 बॉल्स। मूविंग टू द सेकंड इनिंग्स, यहाँ पर भी गेम बड़ा ही अच्छा चला है। इनफैक्ट आई वुड से कि राजस्थान रॉयल्स ने एंड में आके बॉटल करा है पूरा। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिरते हैं, 60 रन बनते हैं। क्यों? बिकॉज भुवनेश्वर कुमार पहले ही ओवर में बटलर को एक आउट स्विंगिंग डिलीवरी पे एज निकलवा के स्लिप आउट करते हैं एंड फिर एक इन स्विंगिंग डिलीवरी पे सैमसन का डंडा मारते हैं। डंडा तोड़ दिया भाई पूरा। एंड क्या बॉलिंग थी भाई, प्राइम भूवी जो कि दोनों तरफ स्विंग करा रहे अच्छी पेस पे, वो देखने को मिले। बहुत मजा आया भाई बॉलिंग देख के, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था वो पावर प्ले के अंदर। बट रियान पराग और जायसवाल दोनों रुके नहीं। एंड ये पता है एक बहुत ही बड़ा लेसन है आज के इस मैच से। बहुत सारे टेक्निकल नगेट्स आपको देखने को मिलेंगे इस मैच में। आज आरआर के बैट्समैन ने पता क्या हमें दिखाया है, इनकी बैटिंग डेप्थ नहीं है, विच इज़ वाई इवेंचुअली दे लॉस्ट द गेम। बट इस मिडिल फेज में ना इन लोगों ने बैटिंग उस जिगरे से करी है जो कि वो बैट्समैन करते हैं जिनको पता उनके पीछे बहुत सारे बैट्समैन हैं, जिनको पता उनके पीछे डेप्थ है। पराग और जायसवाल को पता था उनके पीछे ज़्यादा डेप्थ है नहीं, बट उन्होंने जिस करेज के साथ बैटिंग करी है ना, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मिडिल अपने पावर प्ले के फेज में 60 रन बनते हैं, 60 रन बनते हैं डिस्पाइट लूजिंग 2 विकेट्स। एंड यहाँ से ना रन रेट कभी नीचे जाती ही नहीं है। 10 रन पर ओवर से रन रेट कभी नीचे जाती ही नहीं है, इससे ऊपर ही गई है। अरे कितना बड़ा रिस्क है नोइंग कि अभी 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके और पीछे 3-4 बैट्समैन ही और बचे हैं। ऐसा नहीं कि नंबर 9 तक बैटिंग है हमारी। उसके बाद भी पराग और जायसवाल ने इस तरीके से बैटिंग करी, तो उनका अप्रोच तो वही था जो कि बैटिंग डेप्थ वाली टीम्स रखती हैं, बट पीछे डेप्थ एक्चुअली में थी नहीं सपोर्ट करने के लिए। एंड इसीलिए जैसे ये लोग आउट है फिर एकदम से बिखरना शुरू हो गया राजस्थान रॉयल्स। बट क्रेडिट टू दीज 2 गाइज, जिस तरीके से इन लोगों ने मिडिल ओवर्स में बैटिंग करी है। अगले 4 ओवरों में 40 रन और बनते हैं। एंड यहाँ पे कमिंस एंड अपना नीतीश रेड्डी इन्होंने बॉलिंग की थी, इनको भी अटैक करा जाता है बहुत ज़्यादा। एंड 10 से 15 ओवर के बीच में 57 रन और बन जाते हैं, तो इट इज़ मोर देन 11 रन एन ओवर। आप नोटिस कर रहे हो कैसे रन रेट कभी डिप नहीं कर रही, धीरे धीरे एक्सेलरेट ही करी जा रही है। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे पराग और जायसवाल से। अल्टीमेटली 10 से 15 ओवर के बीच में जायसवाल आउट हो जाता है, सेम तरीके से जिस तरीके से हमारे ट्रैविस हेड आउट होते हैं, स्कूप मारते हैं वो अपने विकेट पर ही मार दी बॉल, नटराजन का वो विकेट मिल जाता है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट क्या था यहाँ पे, आखिरी के 5 ओवरों के लिए ना कमिंस के पास जो 5 पेसर है, कमिंस, उनादकट, भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक नटराजन और एक और मैं बंदा भूल रहा हूँ, चलो जो भी है, सबके यानसेन, सबके ओवर बचे हुए थे, हर कोई डाल सकता था बॉलिंग, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। एंड अब जो डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करी है ना एसआरएच ने, देखो हम सब आर्ग्यू कर सकते हैं कि बॉटल कराया ऐसा आरआर ने, आखिरी के 3 ओवर में सिर्फ 27 रन रह गए थे, वहाँ से तो जीतना ही चाहिए था, एंड वो सब बातें सही हैं। बट पर्टिकुलरली द लास्ट 2 ओवर्स कमिंस का एंड देन लास्ट ओवर भुवनेश्वर कुमार का, इनफैक्ट कमिंस का 16वां ओवर भी जैसे वो सिर्फ 3 रन देता है एंड आई थिंक रियान पराग को आउट करता है उसमें, उस ओवर में। कमिंस के पहले 2 ओवर बड़े एक्सपेंसिव थे, बट जो आखिरी 2 ओवर उसने फेंके हैं ना, वंस अगेन भाई मतलब ताली मारने का मन करता है, क्या बढ़िया बॉलिंग करी है कमिंस द बॉलर इन दिस आईपीएल। मुझे पता है पिछले 2-3 मैचेस से थोड़ा एक्सपेंसिव होने लग गया था, बट वंस अगेन जो बॉलिंग उसे करके दिखाई है, हैट्स ऑफ टू कमिंस फॉर द बॉलर दैट ही हैज बिकम इन द T20 फॉर्मेट दिस सीजन। एंड अनदर गुड लेसन लर्नड बाय कमिंस हियर इज, उसने आप नोटिस करना पिछले 2-3 मैचेस से भुवनेश्वर कुमार को डेथ ओवर से बॉलिंग करा ही नहीं रहा था, आज उसने ट्रस्ट करा एंड भुवनेश्वर कुमार ने उसका ट्रस्ट रीपे भी करा है। द लास्ट ओवर दैट भुवनेश्वर कुमार बोल्ड, पहली बात तो उसमें बहुत हद तक हेल्प मिली कमिंस की वजह से, बिकॉज कमिंस ने सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए थे। एंड मैं पॉवल को देखे जा रहा था, क्या बैटिंग कर रहा था भाई वो, डिड ही नॉट हैव स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना ही नहीं था बंदे को रिकग्नाइज करने के लिए। पैट कमिंस स्लोअर बाउंसर्स फेंके जा रहा है, वो बार बार मिस करे जा रहा है पुल के चक्कर में, समझ भी नहीं आता क्या कर रहा है। फिर भुवनेश्वर कुमार की इनिशियल 2-3 बॉलों में पिटाई कर दी,
तो लगा अच्छा चलो गेम में शायद वापस आ सकते हैं। फिर 2 डबल भागे, टाइट डबल, उसका सांस फूलने लग गई, समझ में नहीं आया कि सांस कैसे ली जाए, क्रैम्प आने लग गए, लेट गए पिच पे जाकर। एंड मैं पता जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि लास्ट बॉल पे जो फुल टॉस पे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है ना, बहुत हद तक इसमें हाथ था हिज लैक ऑफ स्टैमिना। उससे पहले जो 2 बार डबल भागा था ना, उसकी वजह से उसके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड जजमेंट, सेंस ऑफ जजमेंट, दोनों थोड़े से हैम्पर हुए हैं। विराट कोहली भी कई बार अपने इंटरव्यूज में बोल चुका है कि ऐसे फिटनेस इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। एंड फुल टॉस पे भुवनेश्वर कुमार के आउट हो जाता है। एंड इट इज सो फनी कि बैट्समैन की खामी या फिर अच्छाई की वजह से भुवनेश्वर कुमार के लास्ट ओवर का पूरा नैरेटिव डिसाइड होता। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस, भुवनेश्वर कुमार ने फुल टॉस फेंकी है, उसने अपनी तरफ से गुड़ गोबर कर दिया लास्ट बॉल पे, बट क्योंकि बैट्समैन आउट हो गया तो अब लास्ट ओवर बहुत अच्छा हो गया। अगर बैट्समैन छक्का मार देता तो लास्ट ओवर गंदा हो जाता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बैट्समैन के बेसिस से बॉलर का नैरेटिव डिसाइड होना नहीं चाहिए। उसने अपनी तरफ से फुल टॉस फेंकी, पीरियड, बॉल घटिया थी, बात वहीं पे खत्म। ही वॉज लकी कि वो आउट हो गया उस बॉल पे। एंड वो जब आउट हुआ भी एलबीडब्ल्यू, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं लास्ट ओवर में बंद करूंगा गेम को, डीआरएस लिया जाता है, पॉवल डीआरएस लेता है। अब वो आउट निकलता है, पहली बात तो उस पर जूम इन करके दिखाया क्यों नहीं कि बॉल कहाँ हिट कर रही है, बिकॉज बहुत शेडी लग रहा था। मैं चाहता हूँ कोई भी राजस्थान रॉयल्स वाला बंदा विक्टिम मेंटालिटी लेके ये ना है कि वो आउट नहीं था, क्लियरली दिखाया नहीं जूम इन करके। नहीं भाई, अगर दिया आउट तो मोस्ट लाइकली आउट होगा ही होगा, उसमें हम लोग डिबेट नहीं करेंगे। माई क्वेश्चन इज गिव मोर ट्रांसपेरेंसी टू द व्यूअर्स। जूम इन करके दिखाओ ना, जैसे दिखाते हो हमेशा कि कहाँ लग रही है बॉल एक्चुअली स्टंप्स पे, दिखाया ही नहीं वो। दूसरी बात मुझे पता चला, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट, तो एनीबडी हु नोज दिस रूल प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट एंड मुझे भी एक्सप्लेन करो, और जितने भी लिसनर्स हैं जो कि और सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उनको भी हेल्प करो जानने में। जो ये लास्ट बॉल का जो सीन हुआ है कि वो एलबीडब्ल्यू हो गया था एंड पॉवल ने फिर डीआरएस लिया और वो अल्टीमेटली आउट निकल गया, बट फिर बाद में ऐसी बात निकल के आती है कि एज पर लॉ अगर वो आउट ना भी हुआ होता ना और रन भाग लेता तो भी वो रन नहीं माना जाता, बिकॉज जैसे ही जिस मोमेंट पे अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी एलबीडब्ल्यू के लिए, बॉल डेड मानी जाएगी। क्या सेंस है इसका? आई थिंक अगर ये लॉ सच है तो ये लॉ मेरे हिसाब से सुन के तो ऐसे लग रहा है कि डीआरएस का जो एरा जो आया है ना, उससे पहले का लॉ होगा ये डेफिनेटली, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे एक अंपायर का डिसीजन चेंज कर दे। अब जब डीआरएस आ चुका है तो हमारे पास ये पावर है कि अंपायर ने 2 मिनट पहले जो डिसीजन दिया था वो चेक होकर हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अब आदमी एक्चुअली में टाइम में पीछे जाके 2 मिनट पहले दोबारा बॉल खेल तो सकता नहीं वो वाली, तो लेट हिम कंप्लीट द रन, एंड अगर वो डिसीजन रिवर्स हो जाता है तो रन को मानो कंप्लीटेड। एज पर करंट लॉ अपेरेंटली वो रन ले भी लेता और नॉट आउट होता तो भी नहीं माना जाता रन को। एंड आई थिंक इट इज अ वेरी फूलिश लॉ जो कि आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है अगर डीआरएस को आप यूज़ कर रहे हो तो डीआरएस के आने के बाद से ये लॉ भी अपडेट होना चाहिए। एंड आईसीसी क्या कर रही थी, सो रही थी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ लेट मी नो अगर यही केस है तो, एंड आई एम श्योर सब अग्री करेंगे अगर ये है तो फिर चेंज होना चाहिए। रिगार्डलेस ये मैच आरआर ने हार के ना प्ले ऑफ की रेस बड़ी इंटरेस्टिंग बना दी फालतू की, बिकॉज 3 टीमें हैं जो बड़ी दुखी होंगी आरआर की हार से, केकेआर, एलएसजी और चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि अब एसआरएच ने ना ये गेम जीत के बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया टॉप 4 की रेस को। देखते हैं क्या होता है भाई एसआरएच के लिए वंस अगेन अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर ये भी मैच हार गए होते तो 3 लगातार लॉसेज हो जाती एंड फिर इसके आगे फिर प्ले बड़ा मुश्किल हो जाता। बट नाउ दैट दे हैव वन, दे आर वंस अगेन डायरेक्टली इन द रेस ऑफ टॉप 2 एज वेल। इतना ज़्यादा फाइन मार्जिन से अगर ये मैच हार गए होते तो शायद टॉप 4 में भी नहीं आते, और अब जीत गए तो शायद टॉप 2 में भी आ सकते हैं। हर एक मैच की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भाई देखते हैं आगे क्या होता है, यही होता रहेगा, ऐसे ही मैचेस इंपॉर्टेंट होते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रीव्यू फॉर एलएसजी वर्सेस केकेआर। ये हमने पहले भी देखा है फिक्चर होते हुए इस साल, एंड उसमें पहली बार केकेआर ने एलएसजी को हराया था एंड काफ़ी कन्विंसिंग वे में हराया था। तो देखो उस टाइम तो हुआ वो हुआ, लेकिन इस वक्त इस फिक्चर की जो इंपॉर्टेंस है ना वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिस फिक्चर जो भी जीतेगा उसको 2 की जगह ना वर्चुअली 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बिकॉज ये दोनों टीम्स ना डायरेक्टली कंपटीशन में है सेकंड पोजीशन के लिए। तो जो टीम दूसरी टीम को हराएगी ना वो ना ही सिर्फ अपने पॉइंट ले रही है बट दूसरी टीम के भी 2 पॉइंट खा रही है, एंड इफेक्टिवली 4 पॉइंट का गैप हो जाएगा फिर। तो ये मैच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस ऑफ द वीक है, स्पेशली इन डिसाइडिंग कि टॉप 2 में कौन आएगा। आई थिंक ये मैच जो भी बंदा जीत जाएगा ना केकेआर और एलएसजी में से, वो मोस्ट लाइकली कंफर्म कर सकता है अपने चांसेस ऑफ एंटरिंग द टॉप 2, प्रोवाइडेड वो बचे हुए 1-2 मैचेस में से एटलीस्ट आधा तो जीत गए, विच इज़ नॉट वेरी दैट्स नॉट अ बिग एक्सपेक्टेशन टू आस्क।
तो ये मैच डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करके बता सकता है कि टॉप 2 में कौन आने वाला है. दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस गेम इज. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द पिच एंड द कंडीशंस. एकाना में ये मैच होने वाला है. ये पहला मैच है केके और एलएसजी का एट दी एकाना, ठीक है. और यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग विकेट विच मीन्स 250. आई थिंक यहाँ पे जो सेफ बेट है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये 180 वाली पिच है, वो भी थोड़ा लो लगता है मुझे कहना. बिकॉज अगर आप नोटिस करो पिछले कुछ मैचेस को एकाना पे, चाहे वो सीएसके वाला मैच चलो, वहाँ पे भी इनने 195-200 चेस कर दिए थे एलएसजी ने बड़े आराम से. एलएसजी ने खुद बैटिंग करके 200 बनाया. यहाँ पर कहते हैं कि हम 20 रन शॉर्ट थे. आई थिंक यहाँ पे जो सेफ बेट होगी वो समवेयर बिटवीन 195-215. आइडियली 205 के आसपास अगर आप बना सकते हो, दैट इज अ पार स्कोर इन माय ओपिनियन. मैं विनिंग स्कोर नहीं कह रहा हूँ. पार स्कोर के लोअर ब्रैकेट पे आता है 195, अबव वाले ब्रैकेट पे आता है 215. उसके ऊपर विनिंग टोटल होना चाहिए. 205 अगर हम एवरेज लेके भी चलें लोएस्ट और हाईएस्ट का, तो 205 के अराउंड आई थिंक पार स्कोर होना चाहिए यहाँ पे. मैं जानता हूँ बहुत प्रिसाइज साउंड कर रहा हूँ, बट आई जेन्युइनली बिलीव सो. यहाँ पे टॉस जीत के फॉर श्योर आपको चेस करना चाहिए. आई नो एकाना की जैसी हिस्ट्री रही है, जो बातें होती हैं एकाना के बारे में, लोगों की टेम्पटेशन होती है ऐसा सोचना कि स्पिनर्स को लाओ, स्पेशली पिछले कुछ सीजन्स की वजह से. बट इस साल से पिचेस चेंज हुई हैं एंड यहाँ पे ड्यू भी अगर पड़ेगी तो और फ़ायदा ही देगी. नहीं भी पड़ती है तो भी हमेशा चेस करना बेटर ही है. सो विन द टॉस, डेफिनेटली चेज हेयर. एलएसजी ने खुद सीएसके के अगेंस्ट चेस करा है यहाँ पे. रिसेंटली कई सारे मैचेस में जो टीम चेस करते हुए आ रही है वही जीत रही है. आर ने भी चेस करा है एलएसजी के अगेंस्ट. सो कोई डाउट नहीं है इसमें, जो भी टीम जीतेगी वो चेस ही करना चाहेगी, ठीक है. मूविंग ऑन टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड. 4 मैचेस हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, इंक्लूडिंग द वन इन दिस सीजन. सिर्फ एक बार केकेआर जीती है जो कि इसी साल था, तो वो एक पॉजिटिव है यहाँ पर. इससे पहले जो तीनों मैचेस थे वो तीनों की तीनों एलएसजी जीती थी. द कैच हियर इज तीनों मैचेस एलएसजी जीती है पहले बैटिंग करके. एंड ये पैटर्न मुझे लगता नहीं कि अब इतना रेलेवेंस होल्ड करता है, बिकॉज अभी केकेआर ने लास्ट मैच ही चेस करते हुए जीता है एलएसजी से. एंड यहाँ पर भी टीम चेस ही करना चाहेगी. एलएसजी को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 3 बार केकेआर को पहले बैटिंग करके हरा चुकी है, क्योंकि पिछले मैच भी पहले बैटिंग करके हारी थी. एंड पिच भी सपोर्ट करती है चेस करना. आई थिंक टॉस का कोई इन्फ्लुएंस होगा नहीं इस हिस्टोरिकल फैक्ट के चक्कर में. एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो 3 मैचेस केकेआर हारी, इसमें से एक भी मैच एकाना पे नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है. तो ऑल्दो हिस्टोरिकली एलएसजी का थोड़ा बोला वाला रहा है, बट रीसेंट हिस्ट्री फेवर्स केकेआर. इस साल जीते हैं, प्लस एक फ्रेश ग्राउंड है तो यहाँ पे फ्रेश हिस्ट्री भी क्रिएट हो सकती है. मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11s. वील स्टार्ट विद एलएसजी फर्स्ट बीइंग द होम टीम. मैं फिर से कहूँगा, इन लोगों ने कुलकर्णी से ओपनिंग कराई थी, मैं जाने वाला हूँ मेयर्स के साथ. आई स्टिल बिलीव कि जो एक्सप्लोजिविटी चाहिए ऊपर वो है नहीं. एंड अभी मैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में. तो पहले मेयर्स आएंगे, उसके साथ राहुल ओपनिंग करेंगे. 1 डाउन पे स्टॉइनिस होने चाहिए. नंबर 4 पे हम हुडा को ला सकते हैं. 5th डाउन कह रहा हूँ, नंबर 5 पे पूरन को लाएंगे हम लोग. फिर बदोनी एट नंबर 6. नंबर 7 पे कृणाल पांड्या. नंबर 8 पे नवीन उलहक आ जाएंगे हमारे, तो बैटिंग की डेप्थ हमारी अच्छी हो गई यहाँ पे. नंबर 9 पे हेनरी आ जाएंगे. 10 पे बिश्नोई एंड 11 पे मोहसिन खान, ठीक है. अब यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर कौन होना चाहिए? या तो यश कुलकर्णी हो सकते, या यश कुलकर्णी कह रहा हूँ भाई कुलकर्णी या तो हमारे हो सकते हैं, फिर यश ठाकुर हो सकते हैं. एक बैट्समैन एक बॉलर है, ठीक है. किसको लाना चाहिए? लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी. द फर्स्ट पॉइंट बीइंग, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, एलएसजी अगर पहले बैटिंग कर रही है, तो डोंट अनाउंस योर इम्पैक्ट प्लेयर. जो 11 मैंने बताई है, गो विद दैट. फिर अगर एक बैट्समैन की जरूरत पड़ गई तो आप बैट्समैन को ला सकते हो, कुलकर्णी को ला सकते हो आप, अर्शिन कुलकर्णी को. बिकॉज बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास इस लाइनअप में भी 6, 7, 8 हैं, आराम से हैं. बिश्नोई, हेनरी, मोहसिन, कृणाल, नवीन, स्टॉइनिस, हुडा, 7 ऑप्शंस. मेयर्स 8 ऑप्शंस हैं बॉलिंग के ऑलरेडी प्लेइंग 11 पे. तो आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर में एज अ बॉलर किसी को लाने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं. एंड अगर बैट्समैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर को ले आओ यश ठाकुर के नाम पे, तो 9 बॉलर हो जाएंगे. बहुत सारे वैरायटी है. किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा, तुरंत हटा दो, कोई टेंशन ही नहीं है. लास्ट टाइम केकेआर ने पावर प्ले के अंदर ही गेम किल कर दिया था एलएसजी के अगेंस्ट. इस बार वो नौबत अवॉइड करने के लिए यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. तो आई तो जेन्युइनली बिलीव कि इस स्ट्रैटेजी का सक्सेसफुल होने के लिए भी मेयर से खेलना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, अगर आप चेस कर रहे हो तो फिर आई थिंक आप कुलकर्णी को अनाउंस कर सकते हो एज द इम्पैक्ट प्लेयर, बिकॉज एनी वे यू हैव 7 to 8 बॉलिंग ऑप्शंस, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट मैं ये जरूर कहूँगा कुलकर्णी से ओपनिंग मत कराना. एलएसजी नीड्स टू रियलाइज कि अगर वो डिकॉक को नहीं खिला रहे हैं
दे नीड एक्सप्लोजिविटी अप टॉप. आज के डेट में 2 एंकर्स खिलाना ओपनिंग में इट इज क्रिमिनल यार. पाकिस्तान सेम गलती करके भी पिट रही T20s में. मेयर्स का होना जो कि ऑल आउट जा सकता है पहली बॉल से, क्योंकि देखो केएल राहुल भी कहने को ट्राई तो कर ही रहा है ना, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट कितना कर पा रहा है. उसकी स्ट्राइक रेट फिर भी 100 के आसपास की होती है पावर प्ले के अंदर, उसके बाद एक्सेलरेट कर जाए तो कर जाए. तो एक तो बंदा रखो जो पावर प्ले में आपको वो रन बना के दे, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक केकेआर. मैं पता जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि एलएसजी ने रिसेंट जो कुछ मैचेस जीते हैं, चाहे वो सीएसके के अगेंस्ट हो चाहे वो मुंबई के अगेंस्ट हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज टीम्स डोंट रिप्रेजेंट द थ्रेट विद द बैट दैट केकेआर डज. मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ. केकेआर के लेवल का थ्रेट अभी एसआरएच ही दे रही है मेनली. एंड ऐसे टीम्स के अगेंस्ट ना आपको एक हैवी स्कोर खड़ा करना जरूरी है, वरना ये टीम्स पावर प्ले में आकर ही गेम को किल कर देंगी. ये टीम्स 20 ओवर तक गेम लेके भी नहीं जाएंगी, ये पहली गेम को किल ऑफ कर देंगी. एंड सो फॉर दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव अ ग्रेट स्टार्ट इन द पावर प्ले योरसेल्फ, ताकि आप एक बड़ा टोटल खड़ा कर पाओ. आई थिंक मेयर्स को डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए. प्लस आई थिंक लास्ट टाइम इन लोगों ने जो मिस्टेक करी थी स्ट्रेटेजिकली, जब केकेआर का पिछला मैच हुआ था इनसे, जब हारे थे लोग, इन लोगों ने हुडा और बदोनी को साथ में भेज दिया था ऊपर, और फिर स्टॉइनिस और पूरन सबको नीचे कर दिया था. वो गलती मत करना. आई हैव सेड दिस प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन दिस ईयर्स पॉडकास्ट दैट स्टॉइनिस ऊपर, देन मे बी अ एंकर, देन पूरन, फिर से एक एंकर, फिर एक अटैकर, फिर एक एंकर, ऐसे लेके चलो. हर सारे एंकर्स को ऊपर भेज दोगे ना, तो फिर जो पावर हिटर्स को इतनी बॉल ही नहीं मिलेगी कि वो एक गेम चेंजिंग इम्पैक्ट लेके आ पाए. तो वो गलती तो बिल्कुल मत करना. एंड लास्टली स्टॉइनिस ने बॉलिंग की ओपनिंग करी थी लास्ट मैच में, वो 3 ओवर डाल दिए थे पावर प्ले के अंदर ही, विकेट भी लिया था स्काई का. डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेंस्ट केकेआर दो. आई थिंक जो आप फ्री पास दे रहे हो नारायण जैसे बैट्समैन को, अगर स्टॉइनिस जैसे बॉलर आता है तो धो देगा वो. उसको प्रॉपर बॉलर चाहिए आउट करने के लिए आजकल. तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग स्टॉइनिस इन द पावर प्ले. मिडिल फेज में यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मूविंग टू केकेआर की क्या लाइनअप होनी चाहिए. देखो मेरे हिसाब से नारायण एंड सॉल्ट वंस अगेन विल बी ओपनिंग. रघुवंशी एट 1 डाउन वंस अगेन भाई 100%. श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, रिंकू एट नंबर 5 मैं बिल्कुल रखूंगा. अब नंबर 6 पे आप जो भी कह लो यार, ये ऊपर ही बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं. वेंकी, नीतीश और मनीष पांडे में से जो भी एक, वो आपकी चॉइस है. मुंबई के मैच में क्या होता है उसके ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है. बट इन माई ओपिनियन मैं पर्सनली नीतीश राणा फिट होंगे तो सबसे पहले उनके पास ही जाऊँगा. एंड देन ही कुड बी यूज एज अ फ्लोटर. उसके ऊपर फिर चॉइस है कि वो कहाँ पे किस पोजीशन पे बैटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. फिर रसल, फिर रमनदीप, फिर स्टार्क, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हर्षित वापस आ जाएंगे हमारे. एंड वरुण चक्रवर्ती विल बी द स्पिनर अलॉन्ग साइड नारायण. जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे वो होने वाले हैं वैभव. आई थिंक प्लेइंग 11 में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी प्लेइंग 11 है. वैभव को मैंने क्यों चूज करा है. एकाना पे कई लोग कहेंगे स्पिनर भी तो यूज़ कर सकते हो, सुयश शर्मा, अनुकूल रॉय. नहीं, मैं कहूँगा वैभव को यूज़ करो, और मेरे पास इसके लिए डेटा है प्रूव करने के लिए. ठीक है. कॉन्ट्री टू वॉट यू माइट थिंक कि 3 स्पिनर्स 4 स्पिनर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो एलएसजी की खुद की टीम को और जो टीम्स उनको एकाना पे खेलते आ रही हैं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से, हर टीम में आप नोटिस करोगे सिर्फ 2 स्पिनर ही खेलते हैं. इनफैक्ट इन सारे मैचेस में से एलएसजी ने खुद सिर्फ एक ही बार 3 स्पिनर्स खिलाए थे, जब वो अमित मिश्रा को लेके आते एज एन इम्पैक्ट प्ले इन द मैच अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो मैच हार गए थे बिकॉज दे काइंड ऑफ फेल्ट अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, जहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं बिश्नोई से कब बॉलिंग कराऊँ, मिश्रा से कब बॉलिंग कराऊँ. तो ज़रूरत ही नहीं है. प्लस ये पिच इतनी टर्न एड करने वाली पिच रही नहीं है. यहाँ पर रन बनते हैं 200-220 बनते हैं. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ पेसर. एंड वैभव जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा है, क्यों नहीं खिलाएं हम लोग, जस्ट ऑन दैट बेसिस दैट ही इज़ राइट नाउ द इंडिविजुअल इन फॉर्म, इन बेटर फॉर्म. इट मेक सेंस कि स्टैटिस्टिकली, स्ट्रैटेजिकली एंड फॉर्म वाइज तीनों पर्सपेक्टिव से आई थिंक वैभव को ही खेलना चाहिए फॉर श्योर. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा, दिस हैज टू बी अनदर नाइट ऑफ गोइंग ऑल आउट विद द बैट. देखो एलएसजी की जो बैटिंग है ना, ये ऑन पेपर देखने में बड़ी इंप्रेसिव लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स है नहीं. आई थिंक सब अग्री करेंगे इस बात से. बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इसी बैटिंग लाइनअप ने सीएसके के उनके घर पर जाके 200 की चेज करी है. बिगेस्ट चेज इन द हिस्ट्री ऑफ शेपॉक. अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रही है, दे कैन नॉट टेक एलएसजी's बैटिंग फॉर ग्रांटेड. लाइटली बिल्कुल भी मत लेना. आई थिंक केकेआर पहले बैटिंग कर रही है, दे शुड बी टारगेटिंग 220 एट लीस्ट एंड शुड बी अचीविंग दैट. एनीथिंग अबव दैट इज बोनस. एट लीस्ट 200
आइडियली तो कम से कम 220 होने चाहिए. यू कैन नॉट टेक LSG इज बैटिंग फॉर ग्रांटेड, और हमारी खुद की बॉलिंग भी डिफेंड करते तक बहुत अच्छी रहती नहीं है. तो दोनों फैक्टर्स कंसिडर करते वक्त वी नीड टू गो ऑल आउट फ्रॉम द गेट गो. एंड विद दैट वील कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. ठीक है, पहला की बैटल होने वाला है स्टॉइनिस वर्सेस मिचेल स्टार्क. मैं क्यों कह रहा हूँ ये, KL राहुल और अगर मेयर्स ओपनिंग करते हैं, कुलकर्णी ओपनिंग करते हैं, जो भी करेंगे, स्टॉइनिस तो ओपनिंग करने नहीं वाला. बट आई थिंक द लाइकलीहुड ऑफ LSG लूजिंग एटलीस्ट 1 विकेट वेरी अर्ली इन द पावर प्ले इज वेरी हाई. एंड सो इनेविटेबली जब स्टॉइनिस बैटिंग करने के लिए आएगा पावर प्ले में, ही विल बी फेसिंग मिचेल स्टार्क. एंड आई थिंक ही इज द मैन इन फॉर्म अलॉन्ग साइड पूरन. टॉप ऑर्डर में स्टॉइनिस एंड मिडिल ऑर्डर में पूरन. ये दो बंदों को अगर आप आउट कर दो, ये दो पिलर्स हैं उनके पावर प्ले में. इफ वी कैन गेट रिड ऑफ स्टॉइनिस, हमने बहुत बड़ा डेंट डाल देना है उनकी बैटिंग पे, बहुत बड़ा डेंट. वी काइंड ऑफ सॉ द सेम थिंग अगेंस्ट दिल्ली ऑल्सो, जब हमने पावर प्ले के अंदर ही 2-3 विकेट ले लिए थे. अगर हम लोग स्टार्क को ट्रस्ट करके स्टॉइनिस अगेंस्ट बॉलिंग कराते हैं, ऑस्ट्रेलियन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन, he has to take his wicket bhai. We can't let Stoinis bat for long, otherwise he will hurt us a lot. This battle is going to be crucial to decide पहले 10 ओवर में कौन टेम्पो डिक्टेट करने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फिल सॉल्ट द बैट्समैन वर्सेस हेनरी द बॉलर. मैंने नारायण का नाम क्यों नहीं लिया? मैं यूजुअली नारायण का नाम लेता हूँ बैटिंग के मामले में जब KKR की बैटल्स डिसाइड कर रहे होते हैं. आई थिंक नारायण के लिए इतनी बड़ी फाइट है नहीं. LSG के पास ना वो बॉलर्स हैं जो कि नारायण के वीकनेसेस पे इतना फ्लरिश करते ही नहीं है. हिट द डेक वाले बॉलर जो कि बाउंसर मार पाए या फिर ऊपर फ्लोट करके बहुत स्विंग करा पाए. LSG के पास दोनों टाइप की बॉलर उतने खास है नहीं. तो नारायण के लिए दिस इज अ रिलेटिवली ईजियर बॉलिंग लाइनअप टू फेस. मैं ये नहीं करूँगा इसका तो वो 100 मारेगा ही मारेगा, जल्दी आउट भी हो सकता है बिकॉज उसका गेम स्टाइल ही वैसा है. बट ऑन पेपर दिस इज वन ऑफ द ईजियर लाइनअप्स टू फेस फॉर नारायण एंड टू स्कोर अगेंस्ट. एंड सो द ओनस इज नाउ ऑन फिल सॉल्ट कि जो एक बंदा है जो कि थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है नारायण के लिए, हेनरी, क्या उसकी बॉल है वो खुद फेस करेगा शील्डिंग नारायण? हमने ये चीज़ बोल्ट के अगेंस्ट भी देखी थी जब RR और KKR का मैच हुआ था. तो एंड प्लस फिल सॉल्ट खुद बहुत अच्छे फॉर्म में. आई थिंक दिस कुड बी अ की बैटल एज वेल इन द पावर प्ले, जहाँ पे नारायण शायद साइडलाइन हमें होता हो दिखे एंड फिल सॉल्ट मेजर बॉलर ले जाए. एंड अगर वो डोमिनेट कर देगा तो द ओनली गुड बॉलर दैट दे हैव राइट नाउ, गुड तो क्या है मतलब, आई थिंक आई एम बीइंग अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल, द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर राइट नाउ, वही हम लोग उसको तोड़ सकते हैं. द नेक्स्ट बैटल इज श्रेयस अय्यर वर्सेस कृणाल पांड्या. देखो भाई, मुझे पता है कि मांजरेकर ने कृणाल पांड्या को अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेके बहुत ही बड़ा ब्लंडर करा था, बट देयर इज अ रीजन व्हाई संजय मांजरेकर थॉट अबाउट कृणाल पांड्या ओवर द अदर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, बिकॉज एज पर एटलीस्ट हिज स्टैंडर्ड्स ही हैज़ बीन डिसेंट. इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते. वो विकेट नहीं भी ले रहा होता ना तो इकोनॉमिकल जरूर होता है. एंड KKR की हमने वीकनेस ये देखी है कि वो मिडिल फेज में स्लो पड़ जाते हैं जब बैटिंग कर रहे होते हैं. तो स्टार्ट बड़ा अच्छा करते हैं, फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं, मिडिल फेज में ढीले पड़ जाते हैं. एंड वहाँ पे श्रेयस अय्यर को ओनस लेना पड़ेगा स्पिनर्स को डोमिनेट करने का. एंड कृणाल पांड्या कुड बी एन ईजी टारगेट फॉर श्योर. तो यहाँ पे अगर कृणाल पांड्या डोमिनेट कर गया तो KKR की 1 सेकेंड मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी वही रन रेट कम हो जाएगी, प्रेशर बन जाएगा, फिर नीचे वाले बैट्समैन को कुछ आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड अगर श्रेयस अय्यर चार्ज लेता है कृणाल पांड्या के ऊपर तो हमारी ट्रैजेक्टरी 250 की तरफ भी जा सकती है. Then we'll talk about the next key battle, which is Pooran the batsman versus Narayan the bowler. Once again, the second or rather the biggest MVP of LSG, Pooran, डेथ ओवर्स में 10 से 15 ओवर के फेस के बीच में. यहाँ पे नारायण जब बॉलिंग करने आ रहे होंगे, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होगी टू मेक श्योर कि पूरन आउट हो जाए. लास्ट मैच में वो एंड तक बैटिंग कर रहे थे एंड फिर स्टार्क ने विकेट ले लिया था. वो नौबत आइडियली आनी नहीं चाहिए. KKR हैव टू मेक श्योर कि वो पूरन को जल्दी आउट करे, वरना देख ही कुड मेक द डिफरेंस इन द लास्ट 5 ओवर्स, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो नारायण हैज़ टू कट दिस डेंजर एज क्विकली एज पॉसिबल. एंड द लास्ट की बैटल फॉर मी इज रिंकू वर्सेज बिश्नोई. एंड इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है. दोनों ही बंदे बहुत ही डिजर्विंग थे वर्ल्ड कप के लिए, दोनों ही रिजेक्ट हुए हैं. दे बोथ हैव अ पॉइंट टू प्रूव. पॉसिबली 10 से 15 ओवर वाले या फिर 15 से 20 ओवर वाले फेज में ये लोग आमने सामने भी हो सकते हैं. मैच भी बड़ा अच्छा है, लेग स्पिनर है, बॉल टर्न होकर रिंकू के लिए अंदर आएगी, डोमिनेट करने का अच्छा तरीका है. तो 3-4 पॉइंट्स बनते हैं इसकी बैटल के लिए. एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन ऊपर निकल के आता है. बोथ द गाइज हैव अ पॉइंट टू प्रूव फॉर श्योर. बोथ वर डिजर्विंग फॉर द वर्ल्ड कप. एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई विल स्टार्ट वंस अगेन, आई फिनिश वंस अगेन वेयर आई स्टार्टेड. ये मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बोथ द टीम्स. दिस इज़ अ 4 पॉइंटर, इट इज़ नॉट अ 2 पॉइंटर. जो टीम जीतेगी वंस अगेन वो अपने 2 पॉइंट तो लेगी ही लेगी, दूसरी टीम के 2 पॉइंट खा भी रही है. एंड ये दोनों टीम्स टॉप 2 के कंटेंशन में हैं.
तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड आई एम ऑनेस्टली आई हैव बीन क्वाइट इम्प्रेस्ड कि कैसे इतना सुपरस्टार्स ना होने के बाद भी एलएसजी इतने बड़े बड़े टारगेट्स अगेंस्ट ग्रेट टीम्स चेस करते हुए आ रही है. दे हैव बीन लो की वेरी गुड, प्लस होम एडवांटेज भी है. बट मुझे ऐसा लगता है केकेआर के फेवर में पता क्या 2 फैक्टर्स हैं. नंबर 1, अगर तो केकेआर चेस कर रही है तो आई थिंक केकेआर शुड बी विनिंग दिस वन. आई जेन्युइनली थिंक सो. सेकेंडली, शायद परहैप्स एलएसजी के पास उस प्रोफाइल के बॉलर्स उतने नहीं हैं जो कि केकेआर के बैट्समैन को यूजुअली परेशान करते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसका मतलब कि केकेआर बहुत आराम से बैटिंग कर लेगी या रन बना लेगी, बट शायद रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो, थोड़ा सा. टॉस कुड प्ले अ मेजर रोल हेयर. जो टीम चेस करेगी उसका डेफिनेटली एडवांटेज होगा. आई से अगर केकेआर चेस कर रही है, आई एम बैकिंग केकेआर टू विन दिस वन. वरना इट इज ऑलमोस्ट 50-50. सो लेट्स सी क्या होता है. होप श्रेयस अय्यर अपना टॉस जीते. भाई बहुत टाइम से हारता हुआ आ रहा है. मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट विच इज अ वेरी स्पेशल फुटबॉल गेम. यूसीएल का सेकंड सेमीफाइनल हमने अभी मड्रिड और बायर्न का ड्रॉ मैच होते हुए देखा था. लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस भी करा था. अब हम लोग डिस्कस करेंगे डॉर्टमुंड ने कैसे पीएसजी को 1-0 हराया अपने घर पे. ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 1-2 दिन हो चुके मैच को हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ. बट आई वॉन्ट टू शेयर सम थॉट्स दैट आई हैड अबाउट द गेम. पहले तो जल्दी से लाइनअप के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं. लाइनअप मेरी है कहाँ, ये रही. देखो भाई, पीएसजी जो है एक बेसिक 4-3-3 के साथ जाई थी, जो कि ऑन पेपर क्या थी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में. नूनो मेंडेस ऑन द लेफ्ट बैक, राइट बैक पे हकीमी, डोनारुमा द गोलकीपर, हर्नांडेस एंड मार्किनोज, ये 2 सेंटर बैक्स थे इस बार. हर्नांडेस का थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी जल्दी आ गया था, इंजरी हो गई थी उसको. फाबियन रुइज, विटीनिया एंड जाई एमरी, ये 3 हमारे मिडफील्डर्स थे. एंड बारकोला ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे डेम्बेले, बीच में एम्बापे. ये 4-3-3 की फॉर्मेशन थी. ठीक है, अगर हम लोग उनकी बात करें डॉर्टमुंड की, दे वर गोइंग विद 4-2-3-1 ऑन पेपर. एंड यहाँ पर मैं फर्स्ट हाफ को अगर सम अप करूँ स्टैटिस्टिकली पहले, तो फिर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे. 57% पोजीशन था पीएसजी के पास, पोजीशन ज़्यादा था मतलब. 3 शॉट लिए पर 0 ऑन टारगेट. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड डॉर्टमुंड ने 5 शॉट लिए और 2 ऑन टारगेट भी थे. एक्सजी जो है वो पीएसजी के सिर्फ 0.1 की थी. 0.1, 45 मिनट खेल के 0.1 की एक्सजी. उनकी एक्सजी 0.56 की थी, उन्होंने एक गोल भी मारा था ऑफकोर्स. अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ ना, तो ये सिर्फ स्टैट्स ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी फर्स्ट हाफ की क्या थी. इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको स्टैट्स बताता हूँ. पीएसजी के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है सिर्फ 0.1 एक्सजी क्रिएट करने का. जिनको नहीं पता एक्सजी क्या होता है, मतलब बेसिकली आपने किस क्वालिटी ऑफ चांसेस, किस लेवल ऑफ चांसेस क्रिएट करें जिससे गोल होने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता. तो जितनी हाई एक्सजी होगी मतलब उतनी हाई क्वालिटी के चांसेस आपने क्रिएट करके दिए. तो 0.1 की एक्सजी यार कोई भी टीम के लिए कोई बहाना नहीं होता, बिल्कुल भी, डिस्पाइट हैविंग मोर पोजीशन एंड 0 शॉट्स ऑन टारगेट. वंस अगेन गोज ऑन टू शो हाउ इनइफेक्टिव दे वर इन द बॉक्स. ऐसा क्यों था? बट देखो, डॉर्टमुंड ने जब गेम स्टार्ट किया था ना, ऑफ कोर्स दे वर द अंडरडॉग. ऑल्दो वो टेबल टॉप करते हुए आ रहे ग्रुप स्टेज पे जिसमें पीएसजी भी थी, बट वी ऑल नो दे वर द अंडरडॉग. उन्होंने बड़ा कॉशियसली गेम स्टार्ट करा. ऐसा नहीं कि तुरंत ही ऑल आउट जय जैसे बायर्न गई थी मड्रिड के अगेंस्ट, वैसी सिचुएशन नहीं थी. एंड इवेंचुअली एज द गेम प्रोग्रेस्ड दे केप्ट ग्रोइंग इनटू द गेम, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट गोल. उसके बाद से तो इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम. पीएसजी ऑन द अदर हैंड, इनका ना मुझे एक ऑब्जर्वेशन पता क्या लगी इस मैच से. तुम इन्हें दुनिया भर का पोजीशन दे दो, ये थ्रेट तुम्हें तभी कर पाएंगे जब ये काउंटर पे होंगे, तो जब ये ट्रांजिशन पे होंगे, तो वरना कर ही नहीं पाएंगे. इनसे वो बिल्डअप वाला पोजीशन वाला गेम होता ही नहीं है. इन्होंने 57% पोजीशन रखा हुआ था, पोजीशन का ज़्यादा था, इन्होंने फिर भी घंटा कुछ क्रिएट नहीं करा. एंड सबसे ज़्यादा थ्रेट इनका तभी आ रहा था जब डॉर्टमुंड से बॉल छीनते वक्त या तो काउंटर पे या फिर कभी ट्रांजिशंस में ये दूसरे तरफ अटैक करने जा रहे हो. सिर्फ तभी इनका थ्रेट दिखा, बिकॉज तब इनकी वो पेस वाला जो एडवांटेज है वो निकल के आता है. वरना ये बिल्डअप तो कर ही नहीं सकते, इनकी पासिंग उस लेवल की है ही नहीं. एंड सो आई बिलीव कि यार क्या should they even focus on having that much possession? Perhaps they should focus more on transitions, the way they did against Barcelona in the second leg, जहां पे जितने भी गोल थे, if you remember, almost सारे के सारे गोल ट्रांजिशंस पे आए थे. गेम क्विकली चल रहा है, बारसा के डिफेंडर्स पीछे आ रहे हैं, 2 मूव्स, बीट करा बंदे को, पास करा बॉक्स के अंदर, गोल. वो चीज लैक कर रही थी आज, टू बी ऑन द काउंटर, ट्रांजिशंस में आए, वो दिखा नहीं मुझे. ठीक है, दैट वाज वन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैड. फुलक्रक ने जो गोल मारा है,
आई थिंक दैट वॉज फर्स्टली अ ग्रेट पास एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडफील्ड. वहाँ से एक लॉन्ग बॉल डाली जो कि पूरे डिफेंस को डायसेक्ट करते हुए एंड फुल क्योंकि भाई अच्छी रन तो थी, इन बिहाइंड रन उसने बड़ी अच्छी निकाली. ग्रेट फर्स्ट टच, ग्रेट गोल, सबको पता ही है ये तो, अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है नहीं. द पॉइंट इज उस गोल के बाद से PSG प्लेइंग अवे फ्रॉम होम, एक गोल डाउन है, आपको कायदे से रिटालिएट करना चाहिए ना. और ऐसे मोमेंट में तो और ज़्यादा काउंटर अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं. हमने वो देखा ही नहीं. हमने देखा डॉर्टमुंड उसके बाद से गेम में और ग्रो कर गई एंड दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द फर्स्ट हाफ और द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट हाफ इवन मोर विद मोर इंटेंसिटी. एंड यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एडेमियमी को, एडेमी जो भी उसका नाम है बंदे का भाई, लेफ्ट साइड पे, एंड राइट साइड पे सैंचो को. भाई सैंचो की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे इतनी खुशी हुई बिकॉज यूनाइटेड को जो ऐसा क्लाउनरी हो रही होती है ना, वो देखने में मुझे बड़ा मजा आता है. एंड किस मुंह से टेन हैग जो है अब कोई इंटरव्यू में बोल सकता है कि ये बंदा अनप्रोफेशनल था, ये बंदे में वो टैलेंट नहीं है, ये वो ट्रेनिंग नहीं करता. बिकॉज जो उसने करके दिखाया इस मैच में, बाय द वे आई थिंक 11 ड्रिबल्स थे उसके, द मोस्ट एवर बाय एन इंग्लिशमैन इन द यूसीएल नॉकआउट्स, ऐसा कुछ है शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. दिस इज अनरियल एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ड्रिबल्स, इट इज मच मोर देन दैट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बारकोला की अगर मैं बात करूँ PSG के लिए, he was not working well on the left wing and it was kind of surprising to me because बारसा के सेकेंड लेग में if you remember, सारा का सारा आतंक जो है ना बारकोला ने लेफ्ट विंग से ही मचा रखा था. राइट विंग से डेम्बेले इतना चल नहीं रहा था. डेम्बेले भी जब खुद लेफ्ट विंग पे आया तब वो काम करना शुरू हुआ था. सो आई थिंक बारकोला का इस मैच में ना चलना वो थोड़ा सा एक उल्टी चीज़ पड़ गई PSG को. उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद, बिकॉज ही वॉज जेन्युइनली ऑन फायर अगेंस्ट बारसा. सरप्राइजिंगली बहुत कोल्ड था आज के मैच में, बिल्कुल भी कुछ डिफेंस क्रिएट नहीं कर पाया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डेम्बेले के पास बॉल थी, मोमेंट्स थे फॉर श्योर. फर्स्ट अभी तो सेकंड हाफ पे आ भी नहीं रहा हूँ, बट उसके बावजूद व्हाट इज हिज प्रोडक्टिविटी इन द फाइनल थर्ड इन द बॉक्स? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ही इज द सेम डेम्बेले दैट वी यूज्ड टू सी डे इन डे आउट एट बार्सिलोना. समहाउ इट आई वंडर एज अ बार्सा फैन कि इस बंदे का वो जो एकदम से हमें जो हिंट ऑफ पीक दिखा था इन द सेकेंड लेग, वो सिर्फ बारसा के अगेंस्ट ही दिखाना था क्या? इवन इन द फर्स्ट लेग सिर्फ बारसा के अगेंस्ट. कुछ ऐसा स्टार्ट है ना कि इसके इस सीजन सिर्फ 3 गोल है शायद, उसमें 2 बारसा के अगेंस्ट है. सारी परफॉर्मेंसेस हमारे अगेंस्ट ही करनी थी. इतनी घटिया परफॉर्मेंस करी डॉर्टमुंड के अगेंस्ट. एम्बापे का तो कोई नामो निशान ही नहीं था भाई, उसको एकदम ही कट ऑफ कर रखा था. जैसे ही एम्बापे के पास बॉल है 3-4 बंदे भिड़ गए उसके ऊपर आने के लिए, क्राउड कर दिया उसको सेंटर ऑफ द पिच पे. एंड एम्बापे, वन सेकेंड, आई हैव ऑलवेज सेड दिस, हम लोग 1 साल से चीज़ बोलते आ रहे हैं स्ट्रीम्स पे, एम्बापे सेंट्रली कैसे काम करेगा मैड्रिड में? कैसे करेगा? ऐसा लग तो नहीं रहा देखने में. इट हैज़ टू बी वेरी फ्लूइड आइदर, क्योंकि रूमर्स तो आ रहे हैं कि उसको सेंटर फॉरवर्ड का रोल देने वाले वहाँ पे. कैसे काम करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा. अब सोचने वाली बात है ये. नॉनदलेस मैं फर्स्ट हाफ के लिए जस्ट टू सम अप एक स्टेटमेंट जो कहूँगा, इट फेल्ट वेरी ओपन एंडेड, एंड टू एंड गेम, येट वेरी केजी एट टाइम्स. पता नहीं, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी. एट टाइम ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा गेम में यार, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है. एट टाइम ऐसा लग रहा था अरे भाई अभी तक 10 गोल आए कैसे नहीं, इतना एंड टू एंड गेम चल रहा है. तो ये बड़ी सोचने वाली बात मुझे लगी पर्सनली कि इसमें क्या एग्जैक्टली रीज़न हो सकता है. इफ़ एनीबडी नोज प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाफ, यहाँ पे कैच की बात पता क्या है? PSG के 52% ऑफ द गोल्स इस सीजन में 45 to 60 मिनट्स के बीच में आते हैं. तो इट वॉज नॉट अ बिग सरप्राइज कि PSG जो है गोललेस गई थी फर्स्ट हाफ में. एंड कोई बड़ी बात थी भी नहीं कि सेकेंड हाफ में आते ही पहले 15 मिनट के अंदर ही इक्वलाइज भी कर दी थी और लीड भी ले ली थी. एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिला. सेकेंड हाफ शुरू होता है, शुरू होते ही एम्बापे एक टाइट एंगल से फार पोस्ट को हिट करता है एंड इट ऑलवेज सरप्राइजेस मी. आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस. एम्बापे ऐसे टाइट एंगल से पहली बात तो शूट लेने का ट्राई ही क्यों करता है, दूसरी बात करता तो अच्छी ले भी लेता है. ऑलमोस्ट पोस्ट को हिट करी, मतलब ऑलमोस्ट गोल के अंदर चली गई थी, पोस्ट को हिट कर गई थी बॉल. मतलब क्रेडिट टू एम्बापे. बट स्टोरी डज नॉट एंड देयर. बॉल पोस्ट को हिट करती है, रीबाउंड पे फिर अल्टीमेटली हकीमी के पास आती है जो कि सामने से टैप इन को मिस कर देते हैं. इन वन प्ले दे हिट द पोस्ट ट्वाइस. दे कुड हैव इजीली हैड एटलीस्ट 1 गोल. एंड उसके तुरंत बाद 1-2 और चांसेस बनते हैं जहां पे यू वुड सी अ कटबैक कमिंग फ्रॉम द राइट विंग, बॉक्स के अंदर खाली गोल, बंदर ने मिस कर दिया.
इनफैक्ट सेम तरीके का गोल डेम्बेले ने भी आगे जाके मिस करा था आखिरी के 10-15 मिनट के अंदर, टैप इन मिस। वो बारसा होती दूसरे एंड पे तो गोल मार दिया था वो तब कोई डाउट ही नहीं था उस चीज़ में। वॉट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी वॉज कि एम्बापे और पीएसजी ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ली सेकेंड हाफ में, सरप्राइजिंगली इसका मतलब ये नहीं था कि डॉर्टमुंड सकम कर जाए, जो कि बारसा कर गई थी बाय द वे। डॉर्टमुंड ने वो मोमेंटम शिफ्ट होने ही नहीं दिया भाई। जैसे ही एम्बापे ने ये 2-3 चांसेस बनाए जो भी था वगैरह वगैरह, आइडियली यहाँ से पीएसजी को गेम और पूरा डोमिनेट कर देना चाहिए था। उल्टा होता है यहाँ से भाई, डॉर्टमुंड रुकती नहीं है, वो ऑन द काउंटर चार्ज क्रिएट करना शुरू करती है एंड विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स मोमेंटम इज बैक विद देम वंस अगेन। मैं देख रहा हूँ अडीएमी जो है लेफ्ट विंग से जा रहा है भाई, रन बना रहा है अंदर, राइट विंग से सैंचो आ रहा है, दोनों कट बैक कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर बंदा फर्स्ट टच पे शॉट ले रहा है, बस वो शॉट अंदर नहीं जा रहा बार बार, हेडर आ रहा है बस हेडर अंदर नहीं जा रहा बार बार, जस्ट ओवर द क्रॉस बार चला जाएगा। आई थिंक आइडियली डॉर्टमुंड शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 more goals, और एटलीस्ट चलो 1 more goal तो होना ही चाहिए था। इफ यू वुड हैव आस्क्ड डॉर्टमुंड कि क्या आप मैच शुरू होने से पहले 1-0 की लीड से आप खुश हो गए इस मैच के एंड तक, तो वो कहते हैं हाँ। बट जिस तरीके का मैच अल्टीमेटली गया है ना, आई थिंक वो खुद भी सोचेंगे शायद हम लोग 1-2 गोल तो और मार सकते थे यार, मारने चाहिए थे। आई थिंक फुलक्रक ने एक गोल मिस करा था टैप इन, ऐसी कट बैक पे फर्स्ट टच पे लेते वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दैट वाज वेरी इंप्रेसिव टू सी कि डॉर्टमुंड जैसी अंडरडॉग टीम भी वो मोमेंटम शिफ्ट होने ही नहीं दे रही पीएसजी के अगेंस्ट। बहुत बढ़िया लगा मुझे वो देखने में। बिसाइड्स पीएसजी के लिए मैं 1-2 चीज़ और कहूँगा। जैसे कोलू मुआनी आता है तो वो सेंटर फॉरवर्ड क्यों नहीं खेल रहा था? पीएसजी में बार बार सेंटर फॉरवर्ड एम्बापे को क्यों खिलाना है? एंड कोलू मुआनी इज नॉट इवन अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर। तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था तुम लोगों को टैक्टिकली सोच के कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीएसजी जब भी आगे जा रही थी ना तो वो 3 at the back के फॉर्मेशन पे थी, या तो नूनो मेंडिस पीछे रह रहा था या तो फिर हकीमी में से कोई एक पीछे रह रहा था। इवेंचुअली जब बॉल बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी तब दोनों आगे पुश कर जाएंगे, बट यूजुअली दे वर मेकिंग अ 3 at the back। एंड सो ऐसा नहीं है कि नंबर्स और आगे ऐड हो नहीं रहे थे, एंड ऐसा भी नहीं है कि आखिरी के 10-15 मिनट में पीएसजी के चांसेस नहीं थे, गेम काफ़ी एंड टू एंड हो गया था। बट यू कुड पॉसिबली आर्ग्यू कि पीएसजी वर डेफिनेटली लैकिंग अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी दैट दे प्रॉब्ली हैड अगेंस्ट बार्सिलोना। कई लोग कहेंगे अनलकी थे या लकी डॉर्टमुंड लकी थी। मेरे को लगता है चलो ठीक है, ये सब डिबेट में पढ़ना ही नहीं है, लकी थे अनलकी थे कोई मेजर भी नहीं कर सकता है। हाँ तुम कह सकते हो भाई पोस्ट पे लग गए तो थोड़ा अनलकी है, बट यू शुड बी एफिशिएंट इनफ, प्रोफिशिएंट इनफ विद द फिनिशिंग टू स्कोर एटलीस्ट 1 चांस। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ बाय द एंड ऑफ द गेम एक्सजी थी ना पीएसजी की, वो सिर्फ 0.1 की थी फर्स्ट हाफ के बाद। सेकेंड हाफ के बाद जब गेम खत्म हो गया था 1.58 की हो चुकी थी, विच वॉज मोर दैन डॉर्टमुंड ऑल्सो। 1.42 की एक्सजी थी उनकी। तो बाय द एंड ऑफ द गेम PSG had better quality of chances and more chances to score, and yet they did not. And मैं कब तक इसको लगता है attribute करूँ? In saying that, last thoughts मेरे गेम को लेके यही होंगे कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ सही करा डॉर्टमुंड ने, तब भी 1-0 की ही लीड है। PSG had to be very bad with their finishing, with their attacking awareness to not score even a single goal. थोड़े से भी अच्छे होता ना तो एटलीस्ट एक गोल तो मार ही दिया होता। एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई वुड स्टिल से कि सेकेंड लेग में शायद पीएसजी जीत जाएगी। एंड आई मीन जीतना मतलब सिर्फ मैच नहीं, फाइनल्स में भी जाएगी। आई वुड बी सरप्राइज स्टिल अगर डॉर्टमुंड फाइनल्स तक पहुंच जाती है तो। ऑल्दो क्या डॉर्टमुंड ऐसा नहीं कर सकती, डेफिनेटली कर सकती है। एटलेटिको मैड्रिड को हराना मजाक नहीं है। पीएसजी भी भाई बॉटलर्स हैं, हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि हार जाए। बट अगर मैं इस मैच की ही समरी देखूं दोबारा से, इट डिड गिव मी अ फीलिंग कि डॉर्टमुंड के लिए अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वेंट राइट एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर पीएसजी डिड नॉट गो राइट। तो दोनों चीज़ें सेम दिन पर ही होगी, इसलिए 1-0 की लीड हो गई। मतलब इतना कुछ हो गया डॉर्टमुंड के फेवर में, तब भी 1-0 की ही लीड हो रही है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ऐसा दोबारा होना पीएसजी के घर पे लाइकलीहुड थोड़ा कम लग रहा है, विच इज़ व्हाई आई वुड स्टिल बेट कि पीएसजी जा सकती है फाइनल में। बट अगर डॉर्टमुंड जीतती है भाई, वी ऑलवेज लव एन अंडरडॉग स्टोरी, प्रोवाइडेड कि भाई तुम फाइनल में जीतो। फिर ये नहीं कि फिर मैड्रिड से 1 साइडेड हार के आ जाओ। तो देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पे। फॉर नाउ वी एंड दिस पॉडकास्ट, होप यू ऑल एंजॉयड इट। कुछ सीखने को मिला हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जो अगला पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी देखिए। वहाँ पर भी जाके कमेंट करिए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।